हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं आप सभी परेशान है कि सर कहां चले गए। सर तो यही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? एक बारी फटाफट बता दीजिए। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? एक बारी दिल बना दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए फटाफट भाई, तुरंत से पहले हेलो 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 सभी को ढेर सारा हेलो, सभी को ढेर सारा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो परंपरा के अनुसार दो चार लोगों का नाम ले लेते हैं, है ना। अ, तो गुड मॉर्निंग विक्रम, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग पार्थो, गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग प्रिंस, और बाकी सभी यकीनियंस को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे आइए एक बारी देख लेते हैं। लास्ट क्लास हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे शुरुआत करके अंत कर दिया था, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक होगा। हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, है ना। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करने के बाद फिर हम चलेंगे मोसेले अंकल के एक्सपेरिमेंट पे। मोसेलेज ने क्या एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ही बदल गया। और इसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ मैंने लिखने के लिए दिया था, क्या आप लोगों को लिख लिया नहीं लिख लिया ये बता दो। ये 3 टॉपिक बेसिकली आज हम करेंगे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है ना, सब एक एक करके धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास मैंने मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ लिखवा दिया था, ये बता दो ये वाला कर लिया था अपन ने कि नहीं कर लिया था? हाँ ना हाँ ना हाँ ना बोलते जाओ। क्या ये हमने कर लिया था? बताइए क्या ये हमने कर लिया था? कि बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि भैया जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है फिजिकल और केमिकल, वो किस पे डिपेंड करेंगी? वो डिपेंड करेंगी मास पे, एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगी। ये मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया। उसके बाद इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया, है ना, उसके बाद इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये भी मैंने आपको लिखवा दिया था क्या कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन्स इतना 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 इतना, हाँ ये सारी बातें थी। ठीक है चलिए, ये सारी चीज आपने कॉपी कर ली है तो मैं समझाना चालू करूं। बताइए ये सारी चीजें शायद हमने कॉपी कर ली है ना। आप एक लाइन चाहे तो कहीं उस पे लिख सकते हैं, है ना। इस लॉ को देने के बाद आप एक लाइन चाहे तो लिख सकते हैं कि मेंडलीव्स देन अरेंज्ड, मेंडलीव्स या मेंडलीव अरेंज्ड द देन नोन एलिमेंट, अरेंज्ड द देन नोन एलिमेंट, देन known element in increasing order of their atomic masses, in increasing order of their atomic mass to obtain Mendeleev's periodic table। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को मैं पीटी लिख देता हूं, बार बार पीरियोडिक टेबल नहीं लिखूंगा। तो इन्होंने क्या किया सर, एटॉमिक मास के, इन्होंने क्या किया सर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करना चालू किया, और अरेंज करते 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 पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बना डाला, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बना डाला। ठीक है बताइए बताइए बताइए, बोलो 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 बोलो। स्पेस नहीं है तो ऊपर खोपचे में लिख लो, पे जैसे। अबे कॉपी में कैसे स्पेस नहीं होता यार, इतनी बड़ी कॉपी है, तुम यहां से लेके यहां तक लिखते हो, यहां जगह खाली होती है, यहां जगह खाली होती है, कैसी बात कर रहे हो? इन दोनों जगह पे जगह खाली नहीं होती है। बस आप यहां पे ये बात लिख लो कि देन नोन एलिमेंट को उसने कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटॉमिक मास अरेंज थे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। खोपचे में इसको बोलते हैं खोपचे ऑफ द कॉपी, है ना। हाँ तो अपने कॉपी के किसी खोपचे में ऐसे साइड में लिख लो ये। अब यहां से स्टार्ट चलते हैं। ठीक है सर, इसने पीरियोडिक टेबल बना दिया। इसका पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा था उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसका पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा था उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो वहीं पे हम आगे फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट कंटेन्स 7 पीरियड। पीरियड हम किसको कहते हैं सुन लीजिए ध्यान से, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, वो ग्रुप
या हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम, इन सब चीजों में घबराते हैं, कतराते हैं। उनको रोज और कॉलम अलग समझ में आता है। जैसे आप अपने स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में हम ऐसे मान लो, ऐसा एक बेंच इधर, एक बेंच इधर, एक बेंच के लाइन इधर, तो हम इसको रो कहते थे। पीरियोडिक टेबल में हम इसको कॉलम कहते हैं, है ना। तो इसी सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दो बातें हैं, उसको आराम से सुनिए। कभी भी आप अपने जीवन में रोज बोलेंगे तो उसके साथ हॉरिजॉन्टल शब्द जरूर लगाएंगे। पीरियोडिक टेबल के केस में हॉरिजॉन्टल, रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल होते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है सर? प्लेन के ऐसे, इस तरफ सीधा, है ना। मतलब तुम समझ लो किसी इंसान को खड़े करके दो या उसका सर काटना है तो उस डायरेक्शन में मूव करना इज रो का डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल रोज जितने भी थे उनको इसने बोला कि भाई साहब इनका नाम रखेंगे हम पीरियड। क्या नाम रखेंगे? पीरियड। और जितने भी वर्टिकल कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम मतलब एक इंसान को लिया, बीच में एकदम आधा आधा काट दिया, है ना, बीच से आधा आधा काट दिया ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल। तो ये हो जाता है वर्टिकल। वर्टिकल कॉलम्स भी थे इनके पीरियोडिक टेबल में, और वर्टिकल कॉलम को इन्होंने बोला, है ना, वर्टिकल कॉलम को इन्होंने बोल दिया ग्रुप। तो इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को पीरियड एंड ग्रुप में डिवाइड कर दिया, पीरियड और ग्रुप में डिवाइड कर दिया सर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पहला पॉइंट अब क्या है, देखो 7 पीरियड थे, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे और 8 ग्रुप थे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट 7 ग्रुप आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। 2 सब ग्रुप में फर्स्ट 7 ग्रुप डिवाइडेड थे, वो अभी हम पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से देख लेंगे। फिर आगे बात करें तो सब ग्रुप ए कंटेन्स नॉर्मल एलिमेंट, मतलब एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट, सब ग्रुप बी कंटेन्स डी ब्लॉक के एलिमेंट, है ना। उस टाइम पे एफ ब्लॉक के कम एलिमेंट मिलते थे तो उसको डी और एफ ब्लॉक एक साथ रख दिया जाता था। ठीक है सर, सुबह सुबह ये क्यों कर रहे हो? हाँ, फिर लास्ट पॉइंट यहां पे लिखा है कि इन ओरिजिनल टेबल देयर वेर 8 ग्रुप्स, लेटर ऑन एडिशन ऑफ 0 ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस was added, so modified Mendeleev's periodic table contains 9 group। ये भी याद रखना कि हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई भी कर सकते थे। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब वापस आते हैं, आपने कॉपी कर लिया होगा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे। आइए फटाफट कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। ये चीज आपको दिख रही है ठीक ठीक सी कि बिल्कुल ही नहीं दिख रही? मेरे को ये बता दो बस, क्या ये टेबल आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत कि बिल्कुल ही नहीं दिख रहा? बताइए, क्या आप इस टेबल को देख पा रहे हैं? अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं एक काम करता हूं, अगर नहीं देख पा रहे तो मैं एक काम करता हूं, नाइट लाइट ऑन कर देता हूं। इधर गया, नाइट लाइट थोड़ी देर के लिए ऑन कर देते हैं, जिससे ना स्क्रीन पे पीलापन आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि स्क्रीन पे चाय गिर गई है, नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं गिरी है, स्क्रीन पे थोड़ा सा पीलापन आ गया है, जिससे आपको चीजें साफ, थोड़ी सी साफ दिखेगी। एक बार बस मेरे को बता दो कि अब पहले से साफ, मतलब ठीक है, गंदा टाइप का लग रहा होगा कि अरे यार सर ये क्या कर दिया सर, ये मजा सा नहीं आ रहा सर, ये तो पुरानी किताब लग रही है, बट विजिबिलिटी बेटर हो गई, विजिबिलिटी अब बेटर हो गई होगी, है ना। हाँ, इस टेबल की बाकी छोड़ दो, मैं कैसा दिख रहा हूं छोड़ दो, हटा दो, मेरे को ऐसे समझो मैं पिक्चर में हूं ही नहीं, मेरी आवाज सुनो खाली, है ना, मेरी आवाज सुनो खाली। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम यहां पे बात कर लेते हैं किसकी, ध्यान से सुनिए, अब हम यहां पे बात कर लेते हैं। हाँ चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मैं आपको फिर बता देता हूं, इंटरनेट से कॉपी मारा है, इंटरनेट पे इसकी पिक्चर मिल जाती है, आप सर्च करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इमेजेस में जाएंगे आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी, तो वहां से मैंने फोटो खींच के निकाल लिया। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें तो देखो ये ग्रुप्स है, कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर किसी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में तुम्हें 8 ग्रुप देखने को मिले तो क्या आप उसको बोलेंगे ये मॉडिफाइड है कि नॉन मॉडिफाइड है, ये मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है कि बिना मॉडिफाइड वाला है? बताइए, मॉडिफाइड के लिए यस अगर वाई लिख दो, नो के लिए एन लिख दो, बताओ, चलो फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे को, बोलो। ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको बनाना नहीं है। कुछ लोग पूछेंगे सर ये बना ले क्या? कोई जरूरत नहीं बनाने की यार। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी संसाधन है, 2-5 रुपए है, तो इंटरनेट से डाउनलोड करो, प्रिंट करा के अपनी कॉपी चिपका लेना। बताओ, तो आप बोलोगे सर ये मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल नहीं है, क्योंकि मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल जब आया तो हमने एक ग्रुप और ऐड किया, हमने मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल ये नहीं है सर। बहुत बढ़िया, मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में टोटल 9 ग्रुप्स थे। कितने ग्रुप्स थे? 9 ग्रुप्स थे। और इन 9 ग्रुप्स की अगर हम बात करें, तो इन 9 के 9 ग्रुप में, इन 9 के 9 ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें जो एडिशनल ग्रुप था उसका नाम था 0th ग्रुप, और 0th ग्रुप में हमने किसको रखा था? नोबल गैसेस को रखा था। 0th ग्रुप में हमने नोबल गैसेस को रखा था।
फिर अगर हम इधर से चलना चालू करें तो 1 2 3 4 5 6 और एक और पीरियड है जो कि नहीं बना हुआ है। टोटल 7 पीरियड थे इसके, है ना, टोटल 7 पीरियड थे। एक और पीरियड है जो नहीं बना हुआ है, तो टोटल 7 पीरियड और 8 आप देखोगे तो यहां पे ग्रुप्स थे हमारे पास। अब आप देखो ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 1 टू ग्रुप 7 की अगर हम बात करें तो इसको सब ग्रुप ए बी 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 में इसने डिवाइड किया। इसने बोला जितने भी एलिमेंट सब ग्रुप ए में आने वाले हैं वो सभी के सभी नॉर्मल एलिमेंट है, मतलब एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट आज के दिन के, है ना। जितने भी सब ग्रुप ए में आ रहे हैं देखो, जितने भी सब ग्रुप ए में आ रहे हैं देखो, जितने भी सब ग्रुप ए में आ रहे हैं, जितने भी सब ग्रुप ए में आ रहे हैं, जितने भी सब ग्रुप ए में आ रहे हैं, वो सभी के सभी क्या है सर, आज के डेट के पी ब्लॉक के या एस ब्लॉक के एलिमेंट है। आज के डेट के एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने इसको फर्दर सब डिवाइड कर दिया। और अगर हम ग्रुप 8 पे चले, और अगर हम ग्रुप 8 पे चले तो ग्रुप 8 पे इन्होंने 3-3 एलिमेंट का सेट रखा। ग्रुप 8 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 8 में इन्होंने क्या रखा सर, ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट के सेट रखे। टोटल 9 एलिमेंट रखे, 3 एलिमेंट के 3 सेट रख दिए। 3-3 एलिमेंट के सेट रखे, बोला यहां पे मैं 3-3 ही रखूंगा, है ना, यहां पे मैं 3-3 ही रखूंगा। अरे कलर प्रिंट आउट नहीं कराना, ब्लैक एंड व्हाइट करा लो यार। कुछ लोग यहां पे ही डिस्कस करने लगे कि अरे सर, है ना, हाँ समझिए क्या, 3-3 एलिमेंट के 3-3 सेट यहां पे रख दिए। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो ये था इनका पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एलिमेंट को अरेंज किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एलिमेंट को अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद ये पीरियोडिक टेबल मिला। अब आते हैं बाकी बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल हमें देखना था, हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें, अगर हम मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे पहले इनके कुछ मेरिट की बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें सुधारी, क्या क्या चीजें सही किया। तो सबसे पहला है कुछ एलिमेंट जिनका मास हम इनकरेक्ट लेते थे, जिनका मास जो है वो क्या लिया जाता था, इनकरेक्ट लिया जाता था, उसको सुधारा गया। कुछ एलिमेंट ऐसे थे, सोचो मेंडलीव के पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज अराउंड 1856 अगेन, मतलब कि लोथर मेयर के साथ ही इनका पीरियोडिक टेबल आया। इनका पीरियोडिक टेबल ज्यादा चल गया, लोथर मेयर साहब का कम चला। क्यों? क्योंकि अब इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया था। ग्राफ थोड़ी समझ में आएगा मेडिकल स्टूडेंट को, नॉर्मली नहीं समझ में आया मेडिकल वालों को। उन्होंने बोला भाई इसको बॉयकॉट करो, मेंडलीव वाले पकड़ो, है ना, इसको बॉयकॉट करो, मेंडलीव वाले पकड़ो। तो यहां ये ज्यादा चल गया भाई मार्केट में, तो बस यही बात है। तो ये क्या है कि इनकरेक्ट मासेस ऑफ एलिमेंट वेयर करेक्टेड। कुछ एलिमेंट का मास इनकरेक्ट था, उसको करेक्ट किया गया। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। आप लोगों ने मेरे को बस इतना बता दो, एन फैक्टर शब्द सुना है क्या? एन फैक्टर या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है? हाँ या ना, इतना बता दो, यस और नो, यस और नो, ये बता दो, बताओ। सर ऐसे दुखती है ना, हाँ नब्स पे हाथ मत रखो, वी आर रोस्टेड। नहीं छोड़ो, रोस्टेड वोस्टेड छोड़ो, ये बताओ मेरे को, एन फैक्टर शब्द सुना है? बताइए, एन फैक्टर शब्द सुना, ये मतलब मोल कॉन्सेप्ट में कर लिया क्या एन फैक्टर वाला पार्ट? वैलेंसी फैक्टर, हाँ एन फैक्टर कह लो या फिर वैलेंसी फैक्टर कह लो, बहुत बढ़िया। एन फैक्टर कह लो या फिर वैलेंस फैक्टर कह लो, वैलेंसी फैक्टर कह लो, जानते हैं, लगभग जानते होंगे। ठीक है। और वैसे रेडॉक्स में पढ़ लोगे, अगर नहीं पढ़ा तो रेडॉक्स में तो पढ़ ही लोगे। इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ बता रहा हूं। देखो, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का एन फैक्टर पता है और आपको किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट पता है, तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है ना, या एटॉमिक मास जो है, ये किसके बराबर होता है? इसका एक फॉर्मूला है, यहां पे लिखा हुआ है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक मास जो है वो इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी फैक्टर के बराबर होता है, या इंटू वैलेंसी के बराबर होता है। अब आज तक हम क्या करते आए थे? बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट है, वो तो 13.5 ही मानते थे। बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट जो है वो तो 4.5 मानते थे। लेकिन बेरिलियम की वैलेंसी जो है वो 2 की जगह हम 3 अज्यूम करते थे। हम 2 नहीं 3 अज्यूम करके चल रहे थे। जब मेंडलीव अंकल ने बेरिलियम की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, तो ध्यान से सुनना, इन्होंने देखा कि भैया बेरिलियम जो है ना, ये प्रॉपर्टीज हो कर रहा मैग्नीशियम के जैसा, ये प्रॉपर्टीज हो कर रहा कैल्शियम के जैसा। और अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के जैसा, मैं छोटा वाला लेके आता हूं, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जैसा प्रॉपर्टी बेरिलियम शो कर रहा है, तो बेरिलियम बोरोन से
पहले आना चाहिए। बोरोन का मास था 10.8, इसका मास आ रहा था 13.5। इसका मतलब इसको आगे रखना पड़ता, इसको पीछे रखना पड़ता। मैं फिर बोल रहा हूं, डाटा बिल्कुल याद नहीं रखना है, डाटा बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस आप कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे करेक्ट किया, कैसे करेक्ट किया। गुरुजी ये लिखना भी तो कल दिया था ना भाई, ये कल आपको नोट्स में नहीं छोड़ के दिया था क्या? आज पहली क्लास किसकी किसकी है? हाँ ऐसा बता दो। वो रिबन कटाई वाले कौन कौन है जो हर दिन, जैसे होता ना कुछ लोग होते हैं रिबन कटाई वाले, टर्मिनोलॉजी है एक रिबन कटाई, पीडब्ल्यू में एक टर्मिनोलॉजी चलती है जिसका नाम है रिबन कटाई। रिबन कटाई का मतलब क्या है सर? वो हर दिन आएंगे, जैसे आज के लेक्चर में, आज पहली बार आएंगे, नहा धो के बैठेंगे, आज का लेक्चर देखेंगे, फिर 6-7 दिन बाद फिर आएंगे एक लेक्चर में, बोलेंगे ओहो एक हफ्ता हो गया। मंगलवार के मंगलवार वो नहा धो के, हाँ है ना, पूजा पाठ करके बैठते हैं, लेक्चर देखते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर अगले मंगलवार को आएंगे, है ना। हाँ अगर नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली लिखना है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेरिलियम की वैलेंसी को ही करेक्ट किया। याद रखना, इन्होंने बेरिलियम की वैलेंसी को करेक्ट किया, और बेरिलियम की वैलेंसी को करेक्ट करके, है ना, बेरिलियम की वैलेंसी को करेक्ट करके कितना किया? इनिशियल वैलेंसी बेरिलियम की कितनी थी? 3। इनिशियल वैलेंसी हम कितनी मानते थे बेरिलियम की? 3। करेक्टेड वैलेंसी अंकल ने क्या बताया हमें? तो करेक्टेड वैलेंसी इन्होंने बताया 2, जिससे मास ऑफ बेरिलियम आया 9, और ये सही जगह पे पीरियोडिक टेबल में फिट हुआ। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल है, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बट आपको सारे नहीं याद रखने हैं। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि एक तो बेरिलियम ही हो गया, एक यूरेनियम भी बहुत बार आता है। बेरिलियम हो गया, यूरेनियम हो गया, वैसे और है इंडियम प्लैटिनम, बट मतलब आयोडीन प्लैटिनम, बट ठीक है वो सब अपने को नहीं करना है। ये 2 आप एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल याद रखना। नाइट मोड ऑफ कर देता हूं। हाँ नाइट मोड ऑफ कर लेते हैं अब, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, कहां पे, इधर आ जाते हैं। हाँ तो ये दो एलिमेंट ऐसे थे, रिकॉर्डेड है, हाँ यार रिकॉर्डेड है। चलिए आगे बढ़ जाए क्या, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे अगर हम चले तो फिर अगला क्या है सर, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, क्योंकि ये ना थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट है। यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है। यहाँ पे ये वाला पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है, क्यों? क्योंकि यार ये वही सारी चीजें जो हो रखी है हिस्ट्री में, हो रखी है कि भैया हिटलर को गुस्सा आया, हिटलर ने बम बारूद गिराया। हिटलर को क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसके ऊपर बम बारूद गिराया गया था। तो यही सब कहानी है ना। तो देखते हैं फिर इसके बाद दूसरा इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि बाय नोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप properties of other element of same subgroup can be easily predicted। और इन्होंने एलिमेंट प्रेडिक्ट किया, मतलब वेकेंट जगहें छोड़ी। क्या छोड़ी? वेकेंट स्पेसेस छोड़ा इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में वेकेंट स्पेसेस छोड़ा, और उन एलिमेंट को नाम दिया, जैसे कि एक वेकेंट स्पेस छोड़ा एका एल्यूमिनियम, एक छोड़ा एका सिलिकॉन। और ये सभी के सभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया एका एल्यूमिनियम, यहाँ पे आ गया एका सिलिकॉन, है ना, यहाँ पे आ गया एका सिलिकॉन, फिर एक एका बोरॉन भी इन्होंने छोड़ा, यहाँ पे एका बोरॉन भी इन्होंने छोड़ा, है ना, एका बोरॉन भी इन्होंने छोड़ा। और ये सारे के सारे एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए, और इनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम थी भाई। मतलब मैं अगर तुम्हें बोलूं, तुम्हारे में से किसी के पास भी एनसीईआरटी है पीरियोडिक टेबल की, तो उसमें एक बार जाकर चेक करना, गैलियम की ना प्रॉपर्टीज दे रखी है, एका एल्यूमिनियम की और गैलियम की प्रॉपर्टीज दे रखी है। प्रॉपर्टीज देखना, इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एका एल्यूमिनियम जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा, मतलब 302 केल्विन के आसपास। एग्जैक्ट डेटा मेरे को अभी याद नहीं है, बट 302 303 प्रेडिक्ट किया, और एग्जैक्टली वही रेंज में गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट है। गैलियम हाथ पे रखने पे पिघल जाता है। उसके बाद इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि गैलियम की डेंसिटी कम होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। गैलियम की जो डेंसिटी की रेंज प्रेडिक्ट की थी, उसी रेंज में डेंसिटी आई इसकी। इन्होंने प्रेडिक्ट किया भैया ये एका एल्यूमिनियम जो है ना, ये कंपाउंड बनाएगा, जैसे मान लो कंपाउंड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ E2O3 टाइप का, गैलियम कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ G82O3 टाइप का। तो बहुत सारी चीजें बहुत प्रिसाइजली प्रेडिक्ट कर दी इन्होंने, है ना। एका बोरोन को हम क्या बोलेंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं।
एका बोरोन को क्या बोलेंगे बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, एका बोरोन को क्या बोलते हैं बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट। सर स्लाइड नहीं पढ़ाओ, अबे ये होमवर्क दे रखा था कल की क्लास में, ये खाली समझा रहा हूं, ये चीजें जैसी है वैसी ही है। हाँ ठीक है, समझिए ये चीजें यार, ये सारी चीजें पढ़ाने वाली नहीं है, ये जो है वही है भाई, टेंशन नहीं लेना। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे स्कैंडियम, बिल्कुल सही, इसको हम क्या बोलेंगे स्कैंडियम। फिर अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, इनकरेक्ट वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट वेयर करेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप नंबर, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। अभी जैसे बेरिलियम वगैरह की वैलेंसीज करेक्ट की गई थी, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ही प्रोवाइड्स अ टेबुलर फॉर्म एंड सिस्टमैटिक स्टडी, मतलब इन्होंने टेबल के फॉर्म में बना के दिया, इससे पहले किसी ने टेबल के फॉर्म में चीजों को नहीं बनाया था। एका शब्द कहां से आया सर, एका शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है एक बात, है ना, एक बात। जैसे मान लो मैंने बोला 10 के बाद, तो उसको एकादश बोल देंगे, ऐसा। एकादशी आप लोगों ने सुना होगा, एकादशी आई है आज, जैसे हिंदी में अब से घर में मम्मी ऐसे कहती है ना, एकादशी का व्रत है, तो एकादशी का मतलब है 10 के बाद एकादशी। तो बोरोन के बाद एका बोरोन, सिलिकॉन के बाद एका सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम के बाद एका एल्यूमिनियम। क्लियर है बताइए, क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलिए ठीक है। स्कैंडियम कैसे, अबे स्कैंडियम इसी ग्रुप में है ना, देखना इधर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद हम आते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। तो समाज है ना, छोड़ता नहीं है, तुमने कुछ अच्छा किया समाज उसमें गलतियां निकालेगा ही निकालेगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तुम डॉक्टर बन गए और डॉक्टर बनने के बाद तो कोई गलती नहीं निकाल सकता, यार बहुत अच्छा था ये वो, फिर कोई एक इंसान आएगा कि अरे डॉक्टर तो ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते तो 723 नंबर आ जाता। मान लो तुम्हारे 720 नंबर आ गए, है ना, तो बहुत सारे लोग बैठे होंगे उधर ही, पूछेंगे कहा हो भैया कितना नंबर आया, तुम बोलोगे 720, बोला थोड़ा और पढ़ लेते ना तो 723 आ जाता, 725 लाते, 800 लाते यार। ये 720 क्या है ना। तो ऐसे कुछ लोग हैं, बट ठीक है देख लेते हैं। सबसे पहला डिमेरिट इनकी बात करते हैं। मेंडलीव हैज प्लेस्ड हाइड्रोजन एट 2 प्लेसेस। इसका मतलब पहला डिमेरिट इसका जो है वो सीधा एक शब्दों में मेरे को लिखना है तो वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। और मजे की बात यह है कि ये आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी फिक्स नहीं है, ये आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी फिक्स नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी फिक्स नहीं है। मेंडलीव कुड नॉट प्लेस आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। अब देखिए एक बहुत मजेदार बात है। पहला सवाल मेरा आपसे यह है, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि इस पूरे दुनिया में जैसे अभी हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि 118 एलिमेंट के टोटल कितने आइसोटोप्स होंगे? तुक्का मार, टोटल कितने आइसोटोप्स होंगे? तुक्का मार, चल बता कितने, चल बता, बोलो बोलो बोलो। 70 लाख, 70 लाख, 70 लाख क्या है यार? हाँ भाई, टोटल कितने आइसोटोप होंगे बताइए? तुक्का, तुक्का मारना, तुक्का। हाँ, एक दीदी रिश्तेदार के साथ ऐसे सांप बना रही, देख लिया ना आपके किसी रिश्तेदार ने? हाँ, तो जो शगुन के पैसे देके जाते हैं ना, 10 रुपए 20 रुपए, कि जा बाबू फ्रूटी पी लेना, सब बंद हो जाएगा। हाँ बताइए। टोटल पॉसिबल, अनस्टेबल, स्टेबल, अरे सब जो बन सकता है, जो हम बना सकते हैं, कितने हो सकते हैं? तो लगभग लगभग ये नियर अबाउट 2000 के आसपास होते हैं। अब तूने तो भाई पीरियोडिक टेबल बना दिया, पीरियोडिक टेबल बना के तूने बोला कि सभी के सभी एलिमेंट को हम मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। मैंने बोला अच्छा आजा मैदान में अब खेलते हैं। हाइड्रोजन ले ले, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से? एक H11, दूसरा H12, तीसरा H13। इन सभी के मासेस में डिफरेंस है, तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन 3 जगहों पे आएगा। अरे हाँ या ना बोल, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन 3 जगहों पे आएगा, बता हाँ या ना? 3 जगह पे हाइड्रोजन। उसी तरीके से कार्बन का 14, 12, 13 ये भी 3 जगह पे आएगा। ऐसे कितने कितने एलिमेंट है यार जिनके कितने आइसोटोप है? भाई साहब कॉपियां भर जाती खाली एलिमेंट लिखने में, टेबल टेबल वेबल तो छोड़ दो।
कॉपियां भर जाती है एलिमेंट लिखने में। अगर हम मास के हिसाब से अरेंज करते तो आइसोटोप्स के कारण, आइसोटोप्स के प्लेसमेंट के कारण ये गलत हो गया। इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन को एक ही जगह रखेंगे, तो बाकी दुनिया ने बोला ये क्या बेवकूफ बना रहे हो यार, है ना। अगला पॉइंट, फिर मेंडलीव अंकल ने रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि प्रॉपर्टी क्यों रिपीट कर रही है। नो एक्सप्लेनेशन वाज गिवन फॉर रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी। मैं फिर बता देता हूं, जो बच्चे आज आए हैं उनको मैं बता देता हूं, ये कल आपको लिखने के लिए होमवर्क दिया था, ये कल आपको लिखने के लिए होमवर्क दिया था, उसको डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, एक कोई पूछ रहा व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप का सीधा मतलब यह होता है कि जिसका सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। अबे चौथी पांचवी वाले भी देख रहे हैं क्या, हैं? चौथी पांचवी वाले देख रहे हैं क्या लेक्चर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आखिरी पॉइंट पे चले तो भैया मेंडलीव ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि रिपीटिशन हो क्यों रहा है। हो रहा है बहुत अच्छी बात है, हो क्यों रहा है इसका कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं, जो सबसे बड़ा डिमेरिट था पूरे के पूरे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। सबसे बड़ा डिमेरिट था पूरे के पूरे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। इसको बोला जाता है, मैं बता देता हूं, इसको हम बोलते हैं एनामलस पेयर। एनामोलस पेयर का मतलब क्या है सर? एनामोलस पेयर का मतलब है, एनामोलस पेयर का मतलब बेसिकली होता है कि गड़बड़, है ना। एनामोलस पेयर का मतलब है, इसका मतलब क्या है सर? बेसिकली कुछ रॉन्ग, अपने ही थ्योरी को गलत साबित करने वाला पेयर इन्होंने बनाया। एनामोलस पेयर क्या है? ध्यान से सुनिए। एनामोलस पेयर क्या है? ध्यान से सुनिए। थोड़ी देर के लिए चैट बंद करते हैं कि आप आराम से सुन पाए। एनामोलस पेयर की अगर हम बात करें, तो एनामोलस पेयर बेसिकली एक सिंपल सी बात होती है कि मान लो अगर ये दो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट x है और ये एलिमेंट y है। अगर एलिमेंट y x के बाद आ रहा है, अगर ये इसके बाद आ रहा है मतलब आफ्टर आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स लॉ, मेंडलीव अंकल के लॉ के हिसाब से आप क्या चीज गारंटी के साथ कह सकते हो कि मास ऑफ x और मास ऑफ y में क्या रिश्ता होगा, किसका मास ज्यादा होगा? बताइए, x और y में किसका मास ज्यादा होना चाहिए? बता दीजिए मेरे को। x y बताइए, बोलो। अगर एलिमेंट y जो है x के जस्ट बाद आ रहा है तो x और y में किसका मास ज्यादा होना चाहिए, x का या y का? बोलो, x की तो बात ही मत करो सर, बोलो किसका मास ज्यादा होना चाहिए? y का। तो ये है, ऐसे पेयर को ऐसा अगर हो तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल पेयर, कि भाई साहब जो होना चाहिए था वही हो रहा है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि मास ऑफ x इज ग्रेटर देन मास ऑफ y, है ना, तो इस पेयर को हम क्या बोलेंगे सर? इस पेयर को हम बोलते हैं एनामोलस पेयर। दिस इज अ एनामोलस पेयर, याद रखना। अगर ऐसा हो गया तो ये गड़बड़ है सर, अगर ऐसा हो गया तो यहां पे क्या है सर? कुछ तो गड़बड़ है ना। और इसी गड़बड़ पेयर को एनामोलस पेयर बोलते हैं। अब मैं दो बातें बोलता हूं, सोच, एक लॉजिकल एक बात सोच कि तूने खुद एक लॉ दिया, है ना, तूने खुद एक लॉ दिया कि भैया जो पढ़ेगा वो डॉक्टर बन जाएगा। ये लॉ दिया, लॉ बाई, हाँ कोई भी अपना नाम रख लो, लॉ बाई बिरजू भैया रख लेते हैं, है ना। अब बिरजू भैया खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर कहां से बनेंगे, है ना। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी तो मैं डॉक्टर नहीं बना। दूसरा तरीका, अब मेंडलीव अंकल पे आते हैं। मेंडलीव अंकल ने लॉ दिया कि भैया अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करूंगा, मैं शपथ लेता हूं, है ना, माहेश्मतिक शपथ खाता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं करूंगा, और जहां जहां नहीं करूंगा वही बनेगा एनामोलस पेयर। इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, अपने ही लॉ को तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए भाई, अपनी बात गलत कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अभी तो आजकल देखोगे ना, वो क्या बोलते हैं, 5वीं 6वीं के बच्चे में इतना ईगो होता है, तुम लोगों की एज में इतना, अभी तुम लोग तो थोड़े थोड़े मैच्योर होने लगे हो, कॉलेज में आओगे तो और मैच्योर हो जाओगे, है ना। जब ऊपर वाली की लाठी पड़ती है ना तो इंसान अपने आप मैच्योर हो जाता है। बट ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको लगता है पूरी दुनिया मैं ही हूं, बाकी क्या है,
जैसे मान लो किसी छोटे बच्चे से पूछो कि भैया एक देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, बोला देखे हो? नहीं, तो नहीं है। जो देखेंगे वही होता है, जो नहीं देखेंगे वो नहीं होता है ना? समझ गए? तो अगर हम बात करें ये गड़बड़ पेयर है, तो इसने अपने ही लॉ को वॉयलेट किया और कुछ पेयर्स ऐसे बनाए, कुछ पेयर्स ऐसे बनाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें निकल और कोबाल्ट, निकल और कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कोबाल्ट का मास जो था वो 58.9 था। मैं इस जगह पे फिर लिख देता हूं #DKT। डीकेटी का मतलब क्या भैया, कोई बताएगा? डीकेटी का मतलब क्या है? बोलो बोलो, बताइए। #DKT। डीकेटी का मतलब क्या बताओ? डाटा को टाटा। आपको मासेस याद नहीं रखना है, लेकिन निकल और कोबाल्ट में, कोबाल्ट का मास है 58.9, निकल का मास है 58.6। इन दोनों में किसका मास ज्यादा है? इन दोनों में किसका मास ज्यादा है? तो आप बोलोगे इन दोनों में कोबाल्ट का मास ज्यादा है, इन दोनों में कोबाल्ट का मास ज्यादा है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में पहले कोबाल्ट आता है, फिर निकल प्लेस किया गया, पहले कोबाल्ट को प्लेस किया गया, फिर निकल को प्लेस किया गया। सिमिलरली ऐसा एक और पेयर है, सिमिलरली ऐसा एक और पेयर है आयोडीन और टेलुरियम के साथ भी ऐसा है। टेलुरियम को पहले रखा गया, उसके बाद आयोडीन को रखा गया, जबकि टेलुरियम का मास जो है वो आयोडीन से ज्यादा था 127.6 और ये 127 से ज्यादा मास है ना? और अगर ऐसी बात करें तो ऐसा एक और एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या, आप कोई एग्जाम्पल बता सकते हो ऐसा? बताओ। दो एग्जाम्पल ऐसे और हैं, दो एग्जाम्पल इसके और हैं जो मैं आपको होमवर्क में देता हूं, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा खोजना, दो एग्जाम्पल और। पीरियोडिक टेबल मिले कहीं उसमें खोजने की कोशिश करना, पीरियोडिक टेबल में नहीं मिले तो भी तुम बुक में खोजोगे, मॉड्यूल में खोजोगे तो मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। एक तो नोबल गैस के साथ होता है, मैं ये भी हिंट दे देता हूं, एक तो नोबल गैस के साथ होता है, आर्गन के साथ होता है। हाँ, एक तो नोबल गैस के साथ होता है, आर्गन के साथ होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने आंसर भी कर दिया सर, आर्गन और, बहुत बढ़िया। एक और क्या हो जाएगा सर? ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें तो आर्गन एंड पोटेशियम, आर्गन और पोटेशियम, जिसमें आर्गन का मास जो है वो 40 होता है, पोटेशियम का मास 39 होता है, बट फिर भी आर्गन के बाद पोटेशियम रखा जाता है, बट फिर भी आर्गन के बाद पोटेशियम रखा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे बात करें तो दो पॉइंट और है, फिर हम आ जाएंगे वापस से मोज़ले अंकल के एक्सपेरिमेंट पे। तो ये कह रहा कि एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप है ना, एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टी बट विद इन अ ग्रुप एलिमेंट ऑफ टू सब ग्रुप्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट देयर वैलेंसी, एक्सेप्ट देयर वैलेंसी। इसका क्या मतलब है? सुनना। इसका मतलब यह है कि एक सब ग्रुप का, जैसे सब ग्रुप बी है और सब ग्रुप ए है, हम ग्रुप 1 पे चलते हैं, ग्रुप 1 से सब ग्रुप ए बनाया, सब ग्रुप बी बनाया। सब ग्रुप ए पे अगर हम चले तो सब ग्रुप ए में ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट थे? तो हाइड्रोजन को हटा के बाकी लिखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सब ग्रुप बी में कौन कौन से एलिमेंट थे सर? तो पोटेशियम के साथ आ जाएगा यहां पे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब मेरी बात सुन, इसका कहने का यह मतलब है इस लाइन का कि ये सभी के सभी सब ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टी में मिसमैच था, इन दोनों की प्रॉपर्टी में मिसमैच था। कैसे मिसमैच था? फिर वही रीजन। अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम और गोल्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो तुम यही बोलोगे कि सर सोडियम दुनिया का मतलब वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल में से एक है, रखते ही आग लग जाएगा, पानी पड़ते ही आग लग जाएगा। गोल्ड ऐसा है सर, सालों साल पानी इस पे पड़ता है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल्ड ऐसा है कि सालों साल पानी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट इनका डिमेरिट ये था कि 3 एलिमेंट्स वेर कलेक्टिवली प्लेस्ड इन ग्रुप 8, और इसका भी नो एक्सप्लेनेशन, इसका इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है कि इन सभी को एक साथ रखा गया है, एक ही ग्रुप में रखा गया है। क्या आप लोगों ने? हाँ, तो दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन ज्यादातर जो है वो इसके बाद से, आफ्टर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसके बाद वाले टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, ये याद रखना। कॉपी कर लिया है तो बता दीजिए। अब अगले पेज पे चलते हैं बस।
जो था खत्म हो गया सर। जो दुख दर्द पीड़ा मैं फिर रिपीट करता हूं, जो दुख दर्द पीड़ा थी वो समाप्त हो चुकी है। कॉपी कर लिया तो बताइए, अभी तक अगर आपको बातें चमक रही तो एक बार दिल बना दीजिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। हाँ बस 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 बस, है ना, कहते हैं ना दुख खत्म काहे नहीं होता है, हो गया भाई खत्म। अब इसके आगे कुछ नहीं है सर। अब इसके आगे थोड़ा सा ग्राफ एक बार आएगा जहां तुम परेशान होगे, जहां समस्या बढ़ेगी तुम्हें, है ना, जहां तुम परेशान होगे, जहां समस्या बढ़ेगी। एक बच्चा लिख रहा है सर मेरा बर्थडे है। अरे बर्थडे है तो फिर पार्टी दो यार, है, समोसा बंटवाओ सबको। कितने बच्चे यार जो समोसा खाना चाहते हैं? समोसे वाले कौन कौन है जो समोसा खाना चाहेगा? चाय समोसा बताओ। आज किसी का बर्थडे भाई, किसी का मतलब किसी स्टूडेंट का। हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद क्या हुआ ध्यान से सुनिएगा। चलिए, हाँ पार्टी सर पार्टी, चलो। अब इसके बाद एक अंकल आए जिनका नाम था मोसेले। मोसेले अंकल ने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। मैं इनका एक्सपेरिमेंट समझाता हूं। इनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा फिजिक्स और थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर मैं पूछूं क्या आपको एक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है, सभी लोग खाना चाहते हैं 3 समोसे खाऊंगा मैं, वाह 3 समोसे नहीं मिल पाएंगे यार, पहले एक ही मिल जाए वही बहुत है। कौन खिलाए 20-25 हजार लोगों को समोसा, बताओ इतने पैसे किसके पास है भाई? इतना समोसा बनाएगा किस देश, मतलब कौन? सर मौसम्बी का जूस पिला दो, वाह बहुत सही। सर मोमोज, ये देखो सुबह सुबह इनको मोमोज चाहिए। कुछ लोग है ना जैसे सुबह 10 बजे। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें एकदम अर्ली मॉर्निंग, है ना, तुम बाहर निकले और टाइम हो रहा है 7 AM, सुबह के 7 बजे, और बाहर निकल के देख रहे हो कि गोलगप्पे वाला खड़ा है और लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, मैं सच्ची बता रहा हूं मेरे को हंसी आई यार, मेरे को ना बहुत हंसी आई। ये बात है कहां की? राजस्थान की, राजस्थान के सीकर शहर की। वहां यार सुबह 6 बजे, मतलब 6-7 बजे ही लगा देते हैं यार गोलगप्पे वाले। वहां बोलते हैं पानीपता से, है ना, सीकर में कहते हैं पानीपता से। तो मैं 1.5 साल, करीब 1.5-2 साल वहीं पे था। अरे भाई गजब, सुबह सुबह उठ के जा रहा हूं, देख रहा हूं, अरे और लोग खा भी रहे यार, मेरे को भी ऐसी आ रही यार, गजब। लेकिन फिर मेरे को पता चला चलो ठीक है, वहां पे सुबह ना लोगों की बहुत जल्दी हो जाती है। वहां पे लोग ऐसे उठ भी जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, तो उनके लिए वो दोपहर होता है। जैसे क्या कहते हैं, पंचायत वेब सीरीज में एक डायलॉग है ना कि अरे सचिव जी अभी तक सो रहे हैं, दोपहर हो गया। तो सचिव जी बोलते हैं कि सारा गांव 5 बजे उठ जाएगा तो 9 बजे दोपहर ही लगेगा। है ना। खैर, तो मोजले अंकल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। किस चीज से? सुनिए ध्यान से। मोजले अंकल ना एक्सरे के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? एक्सरेज को स्टडी कर रहे थे। एक्सरे बना कहां से रहे थे सर? तो ये जो एक्सरे है ना, ये अपना एक्सरे, जो जितने भी एक्सरे जो ये स्टडी कर रहे थे, ये बना रहे थे डिफरेंट एलिमेंट्स से। किससे बना रहे थे? डिफरेंट एलिमेंट से एक्सरे एमिट करवा रहे थे, फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट। एलिमेंट से एक्सरे एमिट कैसे होता है, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, समझ लो इसको, थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, सुनिए ध्यान से। हाँ, इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि किसी एलिमेंट से एक्सरे एमिट कैसे होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम सोडियम एटम ले लेते हैं। तो ये सोडियम है ना। सोडियम में अगर मैं बचपन वाले तरीके से चलूं तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम एटम हो गया। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मान लो कोई मेटल का प्लेट है, इस पे मैंने लाइट गिराई, इस पे मैंने एक फोटोन hν की एनर्जी से गिराई, तो यहां पे चांसेस है कि एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं बताइए? इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? बोलो 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 बोलो। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं बताइए? अरे यार बाकी लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, हमारे यहां पानीपता से बोलते हैं, हमारे यहां ये बोलते हैं। अरे ठीक है, वो गया, वापस आ जाओ। हाँ, लड़कियां पागल हो गई कि अरे सर आपने तो क्या कहते हैं एकदम भूख लगा दी। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत बढ़िया, PEE। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी का ऑपोजिट किया इन्होंने। इसी का ऑपोजिट किसने किया सर? मोजले अंकल ने।
मोजले अंकल ने क्या किया, न्यूक्लियस को हाई एनर्जी देके के शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर कैप्चर करवा लिया। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं के कैप्चर। मैं आपको बस समझा रहा हूं, लिखना नहीं है इसको। के कैप्चर करवाया। के कैप्चर का मतलब क्या है सर, के शेल का इलेक्ट्रॉन अंदर गया। अब मेरी बात सुन, अबे जब लाइट पड़ रही थी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, और जब इलेक्ट्रॉन अंदर पड़ रहा है तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से फोटोन निकला। यहां से क्या निकला, फोटोन। और ये जो फोटोन है ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ निकला, और ये लगभग एक्स रे के रीजन में लाई करना स्टार्ट किया। तो इन्होंने क्या किया सर, डिफरेंट एलिमेंट के एक्सरेस को स्टडी करना चालू किया। इन्होंने क्या किया, मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिफरेंट एलिमेंट से जनरेट किया एक्सरे और उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना चालू किया। जब फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया तो इन्होंने एक इक्वेशन इनको एक इक्वेशन मिला कि किसी भी एलिमेंट के लिए जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का रूट अंडर है, जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का रूट अंडर है, वो किसके बराबर है सर, तो ये बराबर है a इंटू जेड, या ऐसे लिख लेते हैं, छोटा ए लिख लेते हैं, छोटा a इंटू जेड माइनस बी के बराबर। ये एक फॉर्मूला उनके पास आया जहां पे a और b क्या था, जहां पे a और b वेर कॉन्स्टेंट्स। फिर से बता देते हैं, a और b क्या था सर, कांस्टेंट था। वो अलग अलग एलिमेंट के लिए वैल्यूज आ जा रही थी। तो अगर मैं बात करूं यहां पे न्यू क्या है सर, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जनरेटेड, है ना, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जनरेटेड, जो जनरेटेड एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी। सर z क्या है, z इज एटॉमिक नंबर। अभी तक हम मास नंबर पे खेल रहे थे, z क्या है सर, एटॉमिक नंबर। छोटा a एंड छोटा b आर, छोटा a एंड छोटा b आर कॉन्स्टेंट्स, है ना, ये कॉन्स्टेंट्स है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, इसको इधर वाले पार्ट को कॉपी कर लीजिए। इसको अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो नहीं भी बना सकते हैं। ये हमारे पास बस एक इक्वेशन आया। इक्वेशन में फिर से रिपीट कर देता हूं, हाँ इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन क्या था, ध्यान से सुनिए। इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए कई सारे एलिमेंट के लिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन्होंने हाइड्रोजन के लिए बनाया, हीलियम के लिए बनाया, लिथियम के लिए बनाया, फिर बेरिलियम के लिए बनाया, फिर बोरोन के लिए बनाया, कार्बन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए। इन सब के लिए इन्होंने क्या निकाला, बोलो। अच्छा, एटॉमिक मास लिख दिया मैंने, सॉरी। हाँ बिल्कुल, ये एटॉमिक नंबर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, Z इज एटॉमिक नंबर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, सही कर दिया। तो अगर हम बात करें तो इन सभी एलिमेंट की तो इन सभी एलिमेंट के लिए एक एक करके इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी निकालनी चालू की। जब इन्होंने फ्रीक्वेंसी निकाला तो उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे उन्होंने एक इक्वेशन दे दिया। इसको हम बोलते हैं मोजले का एक्सपेरिमेंट से आया हुआ इक्वेशन। तो इसको मोजले इक्वेशन भी बोल दिया जाता है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट मोजले इक्वेशन नहीं है। वैसे मोजले इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंट एलिमेंट के लिए इन्होंने फ्रीक्वेंसीज निकाल ली, डिफरेंट एलिमेंट के लिए इन्होंने फ्रीक्वेंसीज निकाली एक्सरे की, और ग्राफ प्लॉट किया। अब अगले पेज पे मैं ग्राफ पे चलूंगा। अगर आपने इसको कॉपी कर लिया तो सीक्वेंस लिख दीजिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं ग्राफ पे। तब तक कुछ डाउट्स देख लेते हैं। सर इनको फॉर्मूला कैसे मिला, अगले पेज पे हम बात करेंगे ग्राफ के बेसिस पे, है ना। ठीक है, एक बार फिर से गुरुजी, क्या भाई फिर से क्या, यही वाला तो नहीं पूछ रहा, ये वाला तो फिर से बता ही दिया ना। अच्छा ये वाला, अरे यार ये तो कुछ नहीं था। एनामोलस पेयर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जिसका मास कम है उसको बाद में लिखेंगे, जिसका मास ज्यादा उसको पहले लिख देंगे, जो कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के खिलाफ है। कोई भी ऐसा दो एलिमेंट जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को फॉलो ना करे मास के हिसाब से, उसको हम एनामोलस पेयर कहते हैं। सर पीईई बोलते हैं सर जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही बोलते हैं। सर आप सब कुछ बेसिक से कराया करो। अबे बेसिक से मतलब कैसे कराऊं, पहले एबीसीडी लिखना सिखा दूं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर, कुछ लोग है ना जिनको मैं क्या बताऊं अब बेसिक से क्या बताऊं, बता मेरे को, चल बता क्या यार नाम दे देवराज और काम बिल्कुल है उल्टा। हाँ देखो सर आप सब कुछ बेसिक से कराया करो, हम कुछ लोगों को कुछ नहीं आता। अरे तो कुछ नहीं कैसे आता बे, कम से कम 2 और 2 4 तो लिखना आना होगा ना नीट के लिए, इतना तो पता होगा।
पुरानी चीजें तो पढ़ी होगी, वही दिक्कत है। पता है क्या एक्चुअली दिक्कत यह है कि कुछ नहीं आता है का मतलब क्या है कि सर हमने आज तक कोई क्लास ही नहीं की है, और हम कुछ लोगों में और भी लोग हैं जो क्या बोलते हैं इसको टिक करेंगे, अरे इसको कॉमन बनाओ। अबे कुछ तो आना होगा। अब कितना महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अभी भी कुछ नहीं आता। चल मैं ये मान सकता हूं कि सर इस वाले में इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी। अबे कुछ नहीं आता कैसे बोल रहा है यार, तू कैसे नीट में सेलेक्ट होगा? सर मेरे को कुछ नहीं आता, नीट के एग्जाम में तू सेलेक्ट कैसे हो जाएगा? भाई किसके औकात है तेरे को सेलेक्ट करा देगा बता, जो 6 महीने बाद भी यही बोलेगा। मान ले ऑर्गेनिक शुरू होगी तो आप बोलोगे सर एकदम बेसिक से कराना, हमको कुछ नहीं आता है, हम सी का मतलब अभी भी सी फॉर कैट समझते हैं, कार्बन तो नहीं है ना सर, सी फॉर तो कैट पढ़ाया था। क्या यार। एक से एक मतलब नमूने हो तुम लोग। हाँ चलिए आगे बात करते हैं, टेंशन नहीं लेना, आगे बात करते हैं, देखते जाइए। वैसे यहाँ पे ग्राफ वगैरह सारी चीजें बनी हुई है एक पन्ने पे, बट मैं खुद से आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने बेसिकली ग्राफ प्लॉट करके इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया किसके किसके बीच में, देखो ध्यान से। इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया सबसे पहले रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में, z के बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। दूसरा ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया रूट अंडर न्यू और ए बोले तो मास नंबर के बीच में, इन दोनों के बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, एक बार एटॉमिक नंबर के साथ, एक बार मास नंबर के साथ। मैं यहां पे लिख देता हूं, z का मतलब है एटॉमिक नंबर, z का मतलब है एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो किसी भी एलिमेंट में हो। इन्होंने सबसे पहले इसका जब ग्राफ प्लॉट किया तो इन्होंने देखा कि ये वाला ग्राफ जो है ना, इन्होंने देखा ये वाला ग्राफ जो है ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये वाला ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सर ध्यान से सुनिए, ये वाला ग्राफ जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुना। सर स्ट्रेट लाइन कैसे आया? कुछ नहीं बे, z की कोई वैल्यू थी उसको पुट किया, रूट न्यू की मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे मिल गया, उसका रूट लेके पॉइंट प्लॉट करते गए, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट पॉइंट्स बनाया, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट पॉइंट्स बनाया, और जब डिफरेंट पॉइंट बनाया तो इन्होंने देखा सारे पॉइंट एक सीधी लाइन में आ रहे हैं, सारे पॉइंट एक सीधी लाइन में आ रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जब इन्होंने एटॉमिक मास के साथ यही ग्राफ बनाया, यही ग्राफ बनाया तो कोई पॉइंट इधर आ रहा है, कोई पॉइंट ऊपर, कोई नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे करके ग्राफ बना। अब इसको अगर मैं ज्वाइन करने जाऊं, तो ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन होगा, ऐसे। अब मेरे को ईमानदारी से ग्राफ देख के बता, अगर मैं बोलूं सर रूट ही क्यों लिया, क्योंकि इन्होंने देखा रूट म्यू के साथ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, म्यू के साथ ये पैराबोलिक ग्राफ आ रहा था, तो बोला पैराबोला थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है समझने में, रूट अंडर म्यू ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेके स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बता, हाँ ये दोनों ड्रॉ कर लो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर ये ग्राफ और ये ग्राफ तुम्हारे सामने ऐसे रख दिया, ये दोनों ग्राफ तुम्हारे सामने ऐसे रख दिया, और मैं तुमसे पूछूं कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छे से किस पे डिपेंड कर रही है, अगर ये दो ग्राफ तुमसे दूं और मैं पूछूं कि रूट अंडर फ्रीक्वेंसी ज्यादा बेटर तरीके से किस पे डिपेंड कर रही है, ज्यादा बेटर तरीके से, बेटर वे में किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड कर रही है। ऑप्शन है ए Z पे, ऑप्शन है बी ए पे। वाह ये मजा आएगा। चलो दो ही ऑप्शन है ना, देखते हैं क्या आंसर करते हो आप, बताइए आपको क्या लग रहा है ज्यादा बेहतरीन तरीके से किस पे डिपेंड कर रही है सर, एटॉमिक नंबर पे या एटॉमिक मास पे, एटॉमिक नंबर पे या एटॉमिक मास पे, बताइए। बहुत बढ़िया, तो लगभग सब लोग आंसर कर ही दे रहे हैं, तो पोल मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूं। पोल स्टॉप करके अगर देखूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए दैट इज Z। अच्छा अभी किसी ने पोल आप तक पहुंचा भी नहीं, पहले स्टॉप हो गया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, पोल स्टॉप कर लिया पहले ही है ना, पोल की जरूरत ही नहीं है अपने को, पोल की अपने को जरूरत ही नहीं है। तो देखो यहां पे, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको भी समझ में आ रहा है ना यार।
अब सोच, अगर तेरे को समझ में आ रहा तो मूजले तो साइंटिस्ट था, उसको नहीं समझ में आएगा? उसको भी समझ में आएगा। यहां से फिर अंत में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मोजले अंकल ने एक स्टेटमेंट दिया कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। याद रखना, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि Z इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है? Z, एटॉमिक नंबर है ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी than A, that is मास नंबर। मास नंबर से ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है? Z है। पूरी दुनिया अब आंख बंद करके Z के पीछे पड़ गई, बोले अब हम पहले अपना, हम फर्स्ट और हम अपना पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। और इसी के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। इसी के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। क्या बात आपको समझ में आई? बताइए, बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? फटाफट बता दो। बताइए, बोलिए। हाँ ठीक है, तो मोजले अंकल ने बेसिकली यही काम किया। मोजले अंकल ने क्या किया? हर पॉइंट पे, हर एलिमेंट के लिए फ्रीक्वेंसी निकाली, दोनों के साथ ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के देखा, अबे यार ये तो बहुत बढ़िया ग्राफ आ रहा है यार, वाह मजा सा आ गया। तो इन्होंने बोला कि अब Z ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। पूरी दुनिया लग गई किस पे? Z पे, और पकड़ के पीरियोडिक टेबल बना दिया। लिखिए अपनी कॉपी पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लिखिए अपनी कॉपी पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अपनी कॉपी पे लिखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फटाफट लिख लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हाँ भाई अंकिल, कॉपी कर लिया? अब आ गए हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे। अब लोगों ने बोला कि अब तो सब मोजले अंकल ने सब कुछ खोज खाज के दे ही दिया है, तो एक पीरियोडिक लॉ बनाते हैं। उस लॉ का नाम रखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मोजले अंकल के नाम पे नहीं रखा, फिर भी देख लो कितने चालाक है। हाँ, इन्होंने बोला झिंगुर सा तो मोजले हैं, उसके नाम पे लॉ रखेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इन्होंने नाम किस पे रखा? सिंपल सा लॉ है। लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पुराने और इस लॉ में बस एक ही फर्क है। वहां पे हमने बोला था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। यहां पे एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर हो गया। मतलब अब से एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब से एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। और फिर क्या किया गया सर? फिर एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड। फिर क्या किया गया? एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड। एलिमेंट्स were arranged in increasing order, in increasing order of their atomic number. Elements were arranged in increasing order of their atomic number, और increasing order of atomic number that is Z में अरेंज करके हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। इसको अरेंज करके हमने क्या बनाया सर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने बनाया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने बनाया। हाँ ठीक है, तुम लोग मत बोलो भाई, तुम्हें अभी एग्जाम देना, तुम लोग लप्पू सा मत बोलो अभी मोस्टली। हाँ, कई नंबर कट गया ना, मजा आ जाएगा फिर। हाँ, इस भाई के साथ स्कैम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए तो बस यहां से क्या हो गया सर? चीजें सेटल हो गई। ये देखो, एक मतलब एक से एक लोग हैं यार। चलिए, कॉपी कर लिया तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल है सर। अब हम आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, जो कि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। क्यों? ये हिस्टोरिकल पार्ट खत्म। अब चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। कॉपी कर लिया? बताइए, अगले पेज पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर चमक गया तो एक बार दिल बना दीजिए सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। शुरुआत करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। कुछ फीचर्स जानेंगे, और ये आप समझ गए ये बेस्ड किस पे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे।
और एलिमेंट को अपने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया। ठीक है, तो कुछ पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, पहले लिख लो फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या क्या फीचर्स थे, है ना। सबसे पहला पॉइंट, फीचर का मतलब हम बस ये लिखेंगे कितने ग्रुप थे, कितने कॉलम थे, कितने रोज वगैरह, ये सारी बातें लिख लेंगे। तो सबसे पहला जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको हम क्या कहते हैं सर, जिनको हम कहते हैं पीरियड्स। सेकेंड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम, और इन वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं सर, इनको हम कहते हैं ग्रुप। तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड के साथ हमारा बन गया लंबा सा खूब स्पेस लेने वाला पीरियोडिक टेबल। इसके बाद अगले पॉइंट पे चले, तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इट वॉज डिवाइडेड, मतलब डिवाइडेड क्या, इंटू 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक में इनको बांटा, नेमली SP, DF, और F ब्लॉक को तो देश निकाला दे दिया गया, पीरियोडिक टेबल से एकदम बाहर रख दिया। F ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल से एकदम भी बाहर रख दिया गया, है ना। पीरियोडिक टेबल से F ब्लॉक को एकदम नीचे की तरफ, एंड की तरफ रख दिया गया। तो ये कुछ बेसिक फीचर थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, कुछ बेसिक फीचर थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 18 वर्टिकल कॉलम, मतलब पीरियड टोटल कितने, 7, ग्रुप्स टोटल कितने, 18, 7 और 18। आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लिया है तो बताइए, अगले पेज पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं। और याद रखना, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना लेना, हम एक निमोनिक इसकी याद कर लेंगे, वो निमोनिक 2-3 दिन तक लगातार पढ़ते रहेंगे। बताइए, कॉपी कर लिया है तो बताइए, तब तक हम कुछ डाउट्स देख लेते हैं। डाउट आए अच्छे, मतलब ठीक ठाक डाउट पूछो। SM सर यू आर जस्ट अमेजिंग। थैंक यू भैया, दीदी लग रही है, थैंक यू दीदी। सर आज DPP मिलेगा? हाँ बिल्कुल, आज DPP मिलेगा। सर जेड पे लाइन क्यों, जेड पे लाइन क्यों, ये क्या है बे? अरे ओके, हाँ, ठीक, अच्छा मैं समझ गया। ये ना बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर एक बात बताओ, बचपन में तो हमको ऐसे जेड लिखाया था, बचपन में तो हमको जेड ऐसे लिखाया था, आप ऐसे जेड क्यों लिखते हो? इस जेड का राज क्या है, इस जेड के पीछे का राज क्या है? कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज द राज बिहाइंड दिस काइंड ऑफ जेड? बोलो, व्हाट इज द राज बिहाइंड दिस काइंड ऑफ जेड? बताइए। तो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है कि मान ले मेरी हैंडराइटिंग तो फिर भी थोड़ी ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि हैंडराइटिंग के स्केल 1 से लेकर 10 तक होते हैं, तो मैं 7-8 पे आ जाऊंगा ठीक ठाक से, है ना, इतना तो मैं मानता हूं। मैं 10 में 10 नहीं दे रहा, मन तो मेरा वही था, लेकिन चल 7-8 पे मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी को 2 और जेड लिखना है जैसे मान ले मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तुमको, और तुमको लिखना है 2z, तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। मेरी हैंडराइटिंग तो फिर भी ठीक है, कुछ लोगों की हैंडराइटिंग ऐसी होती है ना, कुछ लोगों की हैंडराइटिंग ऐसी होती है, उनको समझ ही नहीं आएगा। हाँ क्या भाई, 2 कौन सा है, जेड कौन सा है? कुछ लोगों को लगे अच्छा 22 लिखा है, कुछ लोगों को लगे अच्छा 2 बार जेड लिखा है। तो इसी के लिए क्या करते हैं, हायर क्लासेस में जब आप जाओगे, जैसे मैं तो मान लो मैथमेटिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, है ना, बीटेक वगैरह किया है, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे नंबर आते रहते हैं, XYZ, तो ऐसे कंफ्यूजन के लिए हमारे टीचर्स ही हमें बताते थे कि भैया जेड को इस तरीके से लिख लिया करो। ये सेम डाउट मुझे भी था, है ना, टेंशन मत लो, ये सेम डाउट मेरे को भी था, ठीक है ना, ये सेम डाउट मेरे को भी था। जब पहली बार सर ने लिखा ना, ऐसे लिख दिया कि 3x + 2y + 4z, तो पहले तो मैं x को देख के थोड़ा दुखी हो गया कि बोला
ये एक्स पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? मजाक कर रहा हूं। फिर मैंने बोला यार सर ये आप ऐसे बार बार इतना पेन ज्यादा क्यों खर्च कर रहे हो, क्या मतलब ऐसे जेड को काट देने का, कोई दुश्मनी है क्या सर आपसे? तो सर ने मेरे को बताया अरे नहीं पगले, ये जेड को काटने का सिंपल सा रीजन ये है कि हाँ सिस्टम बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये है आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको देख के अभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आइए एक एक करके हम इसके बारे में कुछ कुछ बातें जानते हैं। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने 18 ग्रुप्स आते हैं सर। कैसे 18 ग्रुप कैसे सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब मैं आपको कुछ चीजें रिलेट करके दिखाता हूं, फिर हम आज सारा का सारा निमोनिक याद कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें रिलेट करके दिखाता हूं। सर अगर हम मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में चले तो मेंडलीव अंकल के पीरियोडिक टेबल में, मेरी बात सुनना और मेरे को जवाब देना, मेरे को जवाब चाहिए। हाँ फालतू कमेंट करके क्या मिलेगा, मेरे को जवाब चाहिए। मेरे को बता मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप थे बताइए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप थे बताइए। सर मेरा किडनी फेल हो गया, कोई बात नहीं, नया किडनी लगवा देंगे। अबे ये तो दिख रहा है, ये तो साफ बढ़िया दिख रहा है यार। बताओ कितने थे? 8। ठीक है सर, 8 + 1 0 ग्रुप है ना, 8 + 1 0 ग्रुप। अब सुनना सर, इस 8 ग्रुप की अगर हम बात करें तो इस 8 ग्रुप में 7 ऐसे ग्रुप थे जिनको ए और बी में डिवाइड किया गया था, बोल हाँ या ना। फिर एक ग्रुप 8th ग्रुप ऐसा था जिसमें 3 एलिमेंट रखे गए थे, अबे हाँ ना, यस सर। और एक 0 ग्रुप था। अब मैं कह रहा हूं इसको जोड़, 7 इंटू ए और बी मिलके 7 2 जा 14 हो गया, यस सर। सर ये 3 मिलके 14 + 3 कितना हो गया सर? 17। और 0 ग्रुप को इसमें जोड़ दे, 0 ग्रुप का मतलब है एक ग्रुप। अबे 0 नाम है उसका, मान ले किसी लड़के का नाम है 0, तो आपसे पूछेगा कितने लड़के हैं, तो तुम ऐसे थोड़ी बोलोगे 0 लड़के हैं। लड़का तो एक है ना यार, एक इंसान है, उसका नाम रख दिया 0। और आपसे पूछा कितने इंसान है, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे 0 इंसान है, आप बोलोगे एक इंसान खड़ा है वहां पे, एक इंसान खड़ा है वहां पे, उसका नाम 0 है बट इंसान तो एक है ना यार। ये बात समझ रहे हो ना, नाम 0 है बट इंसान तो एक है ना। तो उसी तरीके से ये टोटल कितना हो गया? 18। और आप देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आज के डेट में 18 ग्रुप्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आज के डेट में 18 ग्रुप्स हैं। क्या ये बात क्लियर है? बताइए, बोलिए, क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? बताइए 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 बताइए। चलिए अगले पेज पे चले। हाँ जी, अगले पेज पे चल चलिए। तो उसी हिसाब से हमने ग्रुप डिवाइड कर दिया। अब सुनना मेरी बात, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो हम नॉमेनक्लेचर मतलब नंबरिंग इस तरीके से फॉलो करते हैं। दिस इज द करेक्ट वे टू फॉलो नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। लेकिन पुराने जमाने में ये नंबरिंग इस तरीके से नहीं होती थी। मतलब पहले हम इसको मेंडलीव वाले तरीके से अगर नंबर करें तो याद रखना, जितने भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन सभी को हम सब ग्रुप ए में रखते हैं। तो इसका मतलब है सर 1 को लिखा जाता था 1A, 2 को लिखा जाता था 2A। अब ये एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, यहां से आ गया फिर से, तो इसको लिखेंगे 3A, इसको लिखेंगे 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, और ये तो ग्रुप 8 है। इसको A लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ना तो 8A लिखते हैं ना कुछ लिखते हैं, सब गलत लिखा हुआ है। इसको ग्रुप 0 लिखा जाता है क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम लिखते हैं। याद रखना, फिर रिपीट करो, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी बुक है, एनसीईआरटी है, कोई भी किताब अगर आपने अपने जीवन में आज तक केमिस्ट्री की ले रखी है तो उसको एक बारी देख लेना पास में। हाँ, उसको एक बारी देख लेना, उसमें सब में बना हो। फिर अगर हम बात करें, फिर अगर हम आगे चर्चा करें इसके बाद, तो इसके बाद आप देखोगे इधर के एलिमेंट आ गए, कुछ 10 एलिमेंट इस बीच में फंसे हुए। इनके ग्रुप के नंबरिंग कैसे करते हैं? अब ये सभी ना ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में ए नहीं लिखते हैं, बी लिखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे स्कैंडियम से, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इसको लिखेंगे 3B। क्या लिखेंगे? 3B। 3B क्यों सर?
क्योंकि 1b और 2b जो है वो ग्रुप नंबर 11 और 12 का एलिमेंट होता है, तो इसको याद रखना। मतलब 1a 2a फिर 3b, फिर 3b के बाद 4b 5b 6b फिर 7b। उसके बाद आपको याद है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया गया था भैया, उन सबको मिला के यहां से लेकर के यहां तक ये 3 ग्रुप नंबर 8 9 और 10, इसको मिला के हम बोलते हैं 8वां ग्रुप। फिर ये आ गया 1b, फिर ये आ गया 2b, हो गया पूरा पीरियोडिक टेबल। इस तरीके से अगले पेज पे फिर से लिखेंगे, इसको अच्छे से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे बात करते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट, सर एनसीईआरटी में मिस्टेक है यहां पे। सर एनसीईआरटी यहां पे क्या करती है? एनसीईआरटी यहां पे मिस्टेक करती है सर, तो प्लीज एनसीईआरटी का ऊपर वाला नोमेनक्लेचर फॉलो मत करना, एनसीईआरटी में गड़बड़ है। मैं फिर से इसको अगले पेज पे बताऊंगा, एनसीईआरटी में गड़बड़ है। थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर देता हूं कि आप फोकस कर पाए, है ना। हम फोकस मोड ऑन कर लेते हैं, फोकस मोड। आगे बात करते हैं। उसके बाद अगर मैं चलूं तो इधर से देखो ग्रुप स्टार्ट होते हैं, इधर से देखो क्या स्टार्ट होता है सर, इधर से पीरियड स्टार्ट होता है। दिस इज पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 2 देश निकाले एलिमेंट जो कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। यहां पे दो एफ ब्लॉक का पूरा सीरीज जो कि देश निकाला हुआ है। अब एक एक करके हम इन सभी एलिमेंट को याद करने के निमोनिक लिखते हैं। निमोनिक के बाद फिर हम आगे चलेंगे, इसके बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे, एक एक करके धीरे धीरे सारी बातें समझेंगे कि कौन सा क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, इसी पे मैं आगे चलता हूं, बाकी इसको मिटा देता हूं। इन सब चीजों की, अरे भैया नहीं, इन सब चीजों की अब हमें अभी जरूरत नहीं है। ये 1 2 3 ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, है ना, तो इनकी जरूरत नहीं है हमें निमोनिक याद करने हैं। निमोनिक पे चलते हैं। निमोनिक के लिए मैं बस इतना बोलूंगा सर, ये याद करने का एक तरीका है। अगर आपने किसी और तरीके से याद कर रखा है, कोई जरूरत नहीं है उसको बदलने की। बस इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं चलूं ग्रुप 1 में, हम ग्रुप वाइज याद करेंगे। ग्रुप 1 2 और फिर 13 से लेकर 18 तक इसको याद करेंगे। ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 को अपन याद कर सकते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो यहां पे, है ना, अगर लिखना है। अगर आपने नहीं याद कर रखा किसी तरीके से तो लिख लो, याद कर रखा तो बहुत अच्छी बात है ना। हे ली ना की रब से फरियाद। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट क्या हो गए? हेलिना की रब से फरियाद। ग्रुप 1 के एलिमेंट क्या हो गए? हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, बताइए ग्रुप 1 के एलिमेंट क्या हो गए? हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है क्या? चलिए, ग्रुप 1 के एलिमेंट हो गए हेलिना की रब से फरियाद। थोड़ी देर के लिए ये ऑन कर देते हैं। आपने याद कर रखा किसी तरीके से, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे याद कर सकते हो। इसकी बात करें तो ग्रुप 2 के एलिमेंट को आप याद कर सकते हो। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। मतलब कार स्कूटर कौन मांगता है यार आजकल? स्कूटर तो मांगना बहुत पुराने जमाने में था, है ना। आपको किसी भी ट्रिक से याद है, आप याद कर सकते हो, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर अगर हम चले तो इसको याद कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको पता है हमारे एक फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, 3 फ्रीडम फाइटर, बाल गंगाधर तिलक, है ना, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल जिनको हम कहते थे, तो उनके नाम पे ऐसे याद कर लिया कि बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। फिर अगर हम इस पे आ जाए सर, कार्बन फैमिली पे, ग्रुप 14 पे आ जाए, तो ग्रुप 14 आप ऐसे याद कर सकते हो, काशी गए एसएन प्रभु। हम इनको 2-3 दिन तक लगातार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, काशी गए एसएन प्रभु। इसकी अगर अपन बात करें तो इसको कुछ लोग ऐसे याद करते हैं ना, कुछ देश के नाम से, कि जैसे नेपाल, पाकिस्तान, सब भिखारी। मैं कहता हूं यार छोड़ो ना, किसी देश को हम भिखारी बनाने वाले कौन होते हैं, खुद ही बन जाएंगे। हमें उसके लिए बढ़ के याद करने की जरूरत नहीं है और इस पर खुश होने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही हो जाएंगे अपने आप।
है ना। तो छोड़ो देश को, अपन ऐसे बात कर लेते हैं। कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे लगभग सब बीमार थे, कोविड के टाइम पे लगभग सब बीमार हुए ही थे। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, नाना पापा आंटी सब बीमार। मैंने इसी तरीके से याद किया हुआ है, तो मैं बता देता हूं, अगर आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे तरीके हैं, हजारों तरीके हैं इसको याद करने के। ऐसा नहीं कि मेरा तरीका पेटेंटेड है, नहीं सर, कोई नहीं यार, तेरे को याद होना ज्यादा जरूरी है। नाना पापा आंटी सब बीमार, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, मैं आप पे अपना तरीका थोपूंगा नहीं कि मेरे तरीके से ही याद रखो, लेकिन हाँ, मैं आपका तरीका भी मैंने अपने तरीके से याद रखा है, तो मैं वो तरीका आपको बता देता हूं। अगले पे चलते हैं। फिर इसकी बात करें तो इसको मैंने याद रखा, जैसे अगर मैं बताऊं उड़ीसा के साइड आप जाओगे ना, उड़ीसा या बंगाल के साइड अगर आप जाओगे, तो लोग अगर किसी चीज को देख के ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। किसी चीज को देखो बहुत एक्साइटेड हो गए, तो वहां पे जैसे अचंभित होना, तो अचंभित होने के लिए, अचंभित होने में ना उनके लिए एक शब्द यूज होता है जिसको कहते हैं उड़ी बाबा। आप देखोगे, पता नहीं अब आप लोग तो उस टाइम पे थे नहीं थे, मेरे को याद नहीं है, 2004 के आसपास, 2004 के आसपास ना एक ऐड आना चालू हुआ था, 3-4 ऐसे इसी साल के आसपास एक ऐड आना चालू हुआ था कावासाकी बॉक्सर का, है ना, उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा ऐसे करके आना चालू हुआ था, जिसमें वो बताते थे, माइलेज क्लेम करते थे कि ये गाड़ी 100 किलोमीटर पर लीटर चलेगी, ऐसा माइलेज था, है ना। तो इसको अपन याद कर सकते हैं। मैंने कैसे याद किया था मैं बता देता हूं। तो इसको मैंने याद किया था, उड़ी बाबा, सौरभ, सहवाग, तेंदुलकर और पोंटिंग, ये सभी क्रिकेटर्स के नाम है। सौरभ मतलब सौरभ गांगुली, सहवाग मतलब वीरू भाई अपने, मतलब वीरू भाई तो नहीं कह सकता, सर कहना पड़ेगा, वीरेंद्र सहवाग, फिर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, और फिर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा याद करने का तरीका, ओ स्टाइल से टीपो, इस तरीके से भी लोग याद करते हैं, है ना। अगले पे चलते हैं। इसके बाद अगर हम इस पे चले तो इसको याद करने का भी एक बहुत ही, मतलब क्या होते हैं, मेरे को ऐसे सही नहीं लगता यार इस तरीके से क्यों याद करना, बट हाँ एक तरीका मैं बता देता हूं। एक तरीका है लोग जिससे याद करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। एक तरीका लोग ऐसे याद करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। मैं बता देता हूं, मैं इस तरीके से याद बिल्कुल नहीं करता। मेरे को याद करने का मैं कैसे याद करता हूं, सुनिए। मैं याद करता हूं, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, एट, आप जिस भी जिले में हो, जैसे मान लो तुम प्रयागराज जिले में हो, तो मैंने याद कर लिया फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, एट प्रयागराज, है ना। ऐसे करके आप अपने जिले पे याद कर सकते हो। आखिरी पे आते हैं। आखिरी वाला है, इसको मैंने कैसे याद किया था मैं फिर बता देता हूं। उसको मैंने याद किया था, हरभजन, क्रिकेटर है, ऑफ स्पिनर, हरभजन ने आराम करके 0 रन बनाए और आउट हो गया। तो हरभजन ने आराम करके 0 रन बनाए, हरभजन ने आराम करके 0 रन बनाए। इसको याद करने का एक और तरीका है, हीना, नीना और करीना, है ना। ऐसे करके भी लोग याद करते कि जेरोक्स रंगीन, बट ठीक है यार, जाने दो अपन। मैं तो ऐसे याद करता हूं, हरभजन ने आराम करके 0 रन बनाए। आगे बात करते हैं, फिर से एक बारी मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं। ग्रुप 1 की बात करें तो हे लीना की रब से फरियाद, ग्रुप 2 की बात करें तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ग्रुप 13 पे आ जाते हैं बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ग्रुप 14 पे आ जाते हैं काशी गए सिंह प्रभु, फिर नाना पापा आंटी सब बीमार, 16 पे उड़ी बाबा सौरभ सहवाग तेंदुलकर पोंटिंग, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में, हरभजन ने आराम करके 0 रन बनाए और आउट हो गया। एक बच्चा इसी में मैं देख रहा हूं लिख रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आएगा भाई कुछ समझ में, क्योंकि कुछ समझने के लिए 2 चीजें करनी पड़ती है। सबसे पहले हिमालय जाना पड़ेगा, हिमालय जाके तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, जब तुम 2-3 हजार साल तपस्या कर लोगे, तब तुम्हारे अंदर हो सकता है भगवान ऐसे प्रसन्न होके वरदान में थोड़ा सा दिमाग तो दे ही देंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत तो दे देंगे, और नहीं देंगे तो फिर मेरे को फोन कर लेना, मैं सेटिंग करा के थोड़ा बहुत दिमाग दिलवा दूंगा यार। कभी कभी हो जाता है, आदमी मान ले मिस कर देता है कुछ चीजें, है ना। कुछ चीजें कुछ लोग ऐसे मिस कर देते हैं। जैसे क्या हुआ कि एक बार ये ना ऐसे कहते हैं कि भगवान ऐसे दिमाग बांट रहे थे और एक तरफ ऐसे भूसा बट रहा था। तो किसी ने बोला, अबे यार वहां तो बहुत बहुत भयंकर चीज बट रही है यार, बहुत मजेदार चीज। तो कुछ लोग दिमाग वाली लाइन से निकल के भूसे वाली लाइन में चले गए। ये उनकी गलती नहीं है। उन्होंने बोला कि यार उनको 2 चीजें लगी कि उधर भीड़ कम है, जल्दी काम हो जाएगा, तो टप से उधर निकल लिए, है ना, तुरंत उधर निकल लिए। उसके बाद किसी ने बोल दिया, वहां बहुत बवाल चीज मिल रही है,
तो और ज्यादा लोग उधर चले गए, तो कुछ लोग चले गए। अब ये गलती का प्रायश्चित करने के लिए भैया हिमालय जाना पड़ेगा, वहां पे बैठना पड़ेगा 2-3 हजार साल। उसके बाद भगवान अगर प्रसन्न होंगे तो थोड़ा सा दिमाग मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या कहते हैं फिर सीधा डॉक्टर बनोगे। फिर इसे नीट वीट नहीं देना पड़ेगा यार, एक बार भगवान ने वरदान दे दिया सीधा डॉक्टर। तो ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, एक तरीका पढ़, है ना, दूसरा तरीका है कि ये कर ले, ये ज्यादा आसान तरीका है तेरे हिसाब से, क्योंकि तेरे 2000 साल में भी नहीं निकलने वाला तो तेरे लिए ज्यादा आसान है। अगर 2000 साल में तू डॉक्टर बन गया बहुत बड़ी बात है भाई, घर वाले खुश हो जाएंगे। हाँ मतलब घर वाले क्या, जब तेरे जो भी पीढ़ी तेरी चल रही होगी 2000 साल बाद, ठीक है। हाँ सर, और अगर उसके बाद भी ना हो तो एक बार मेरे से बात कर लेना हिमालय पे एक हॉस्पिटल खुलवा दूंगा तेरे नाम का। हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा हॉस्पिटल, है ना, या कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, KSNA इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है। सही है ना यार, क्या मस्त नाम लग रहा है, कसना, कसना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ठीक है, टेंशन मत ले, बहुत पहुंच है अपनी। वापस आते हैं, वापस आते हैं बैक टू पवेलियन। तो फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, अगर इधर आए तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक, काशी गए SN प्रभु, नाना पापा आंटी सब बीमार, उड़ी बाबा सौरभ सहवाग तेंदुलकर पॉन्टिंग, फिर कल बाहर आई आंटी, हरभजन ने आराम करके 0 रन बनाए। मैं ये भी बता देता हूं कि अगर आपने किसी भी तरीके से याद रखा है, किसी भी टीचर के किसी भी निमोनिक से, सब चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसे बोलूं नहीं 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 वो वाला, कुछ नहीं यार, तुम्हें याद होना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें याद है तुम सवाल कर पाओगे, याद नहीं है सवाल करने में दिक्कत आई, बस इतनी सी बात है। फिर अगर हम डी ब्लॉक पे चले, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपसे कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, अब जवाब देते जाना। अभी तक तो निमोनिक रट रहे थे, मतलब निमोनिक सुनने वाली बात थी, सुनोगे 2 बार ईयरफोन लगा के अपने आप याद हो जाएगा, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। लेकिन पीरियोडिक टेबल खुद आज घर जाके 2 से 3 बार बनाना है आपको। वापस आते हैं, अगर हम बात करें सर ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर हम बोलते हैं कि दिस बिलोंग्स टू S ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको S ब्लॉक क्यों बोलते हैं और S ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों आया, इसके पीछे का रीजनिंग सुनो। अगर मैं बात करूं S सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताइए, किसी भी S सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, बोलो 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 फटाफट। S सबशेल में कितने ऑर्बिटल, अब आंसर देना चालू करो, अब आंसर देना चालू करो, हाँ अब आंसर देना चालू करो, बताइए S सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, किसी भी एक S सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे बताइए। किसी भी S सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, बहुत बढ़िया, किसी भी S सबशेल में एक ऑर्बिटल। और दुनिया में, दुनिया के हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ऑर्बिटल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 ग्रुप बिलोंग करेगा S ब्लॉक को। फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरा रीजनिंग के साथ बता रहा हूं आपको। S सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 डिफरेंट ग्रुप बिलोंग करेगा S ब्लॉक को। वापस चलते हैं, हम P ब्लॉक पे आ जाते हैं। फिर ग्रुप नंबर 13 से लेकर के, ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक पीरियोडिक टेबल में P ब्लॉक कहलाता है। यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाता है, P ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। क्यों P ब्लॉक कहते हैं इसको, और वो तो हम आगे पढ़ेंगे, बट P ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप आए सर, टोटल 6 ग्रुप आए। 6 ग्रुप कैसे आए इसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। सर अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी P सबशेल में, जैसे 2P हो, 3P हो, है ना, कोई सा भी ऐसा P हो, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो लड़कों का फेवरेट कलर ले लिया। आप बोलोगे सर P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल होने के कारण टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन के कारण कितने ग्रुप बिलोंग करेंगे P ब्लॉक को, 6 ग्रुप बिलोंग करेंगे। दिस इज द रीजन। वापस आते हैं सर, उसके बाद अगर हम डी ब्लॉक पे चले, तो डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताइए। किसी भी एक डी सबशेल में, मतलब 3D 4D 5D, किसी भी एक डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल का, जो कि क्या होता है सर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर 2 × L+1, है ना, जहां पे L डिफरेंट सबशेल के लिए आ जाता है, S के लिए 0, तो आप बोलेंगे 5। बिल्कुल, लगभग सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया, 5। अब स्पैम करना है आप लोगों को। स्पैम का मतलब एकदम ऐसा चैट भागना चाहिए कि सिस्टम हैंग हो जाए।
5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए, 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर हमारे पास टोटल 5 ऑर्बिटल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? बोलिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? तो आप बोलोगे हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? आप बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने ग्रुप? तो 10 ग्रुप बिलोंग करेंगे किसको? 10 ग्रुप बिलोंग करेंगे किसको? डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देख लो यहां से 3 से लेकर के 12 तक टोटल 10 ग्रुप आते हैं। ऐसा मत समझना कि 3 से 12 तक 9 होंगे, नहीं नहीं, काउंट करके देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ग्रुप आते हैं। एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक को देश निकाला मिल जाता है, मतलब इसको बाहर कर दिया जाता है सर। टोटल 14 एलिमेंट ऊपर और 14 एलिमेंट नीचे की तरफ, इनकी चर्चा हम अलग से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। इनके एलिमेंट को भी हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है बात? बताइए हाँ या ना। क्या यहां तक बात सभी क्लियर है? बताइए। अब हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे ग्रुप वाइज और फिर पीरियड वाइज। फटाफट अगर आपने कॉपी कर लिया तो बताइए, फिर एक एक करके हम चालू करते हैं। मतलब कॉपी क्या कर लिया, आपका होमवर्क में दे देता हूं। यहां पे आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है सर, आपको कम से कम 2 बार पीरियोडिक टेबल बनाना है। रफ कॉपी में बना लेना, 2 बार बना लेना, रफ कॉपी में काम हो जाएगा। 2 बार बना लेना, काम हो जाएगा। मैं एक बार इधर भी डी ब्लॉक के भी निमोनिक्स आपको बता देता, ए ब्लॉक छोड़ दूंगा, डी ब्लॉक के निमोनिक अभी आपको बता देता हूं। डी ब्लॉक में अगर हम चले तो ये जो पहली सीरीज होती है ना, ये 4th पीरियड से शुरू होती है। इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। 3D क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसमें 3D सबशेल भरा जाता है। इस वाले को हम बोलते हैं 4D सीरीज। 4D क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसमें 4D सबशेल भरा जाता है। इस वाले को हम बोलेंगे 5D सीरीज, क्योंकि इसमें पूरा 5D भरा जाएगा। इस वाले को हम बोलेंगे 6D सीरीज, क्योंकि इसमें 6D पूरा भरा जाएगा। तो जो सबशेल भरा जाता है उसके हिसाब से इसका नाम हो जाता है कौन सा सर? 3D 4D 5D 6D। 3D 4D 5D 6D। और एफ ब्लॉक भी याद करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एक बार अपन बात कर लेते हैं 3D सीरीज के एलिमेंट की। 3D सीरीज में अगर आप देखोगे तो वैसे याद करने के बहुत सारे तरीके, मैंने जैसे याद कर रखा मैं वो आपको बता देता हूं। 3D सीरीज स्कैंडियम से शुरू होता है, तो मैंने जो याद कर रखा मैं निमोनिक बोल देता हूं, देख लो। साइंटिस्ट वाइक्रोमन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट वाइक्रोमन साइंटिस्ट का नाम है। वैसे भी बहुत सारे तरीके याद करने के, मैं फिर बता दे रहा हूं। ऑफ आयरन कम्स फ्रॉम निकुजन। निकुजन, तो मैंने क्या बोला? साइंटिस्ट वाइक्रोमन ऑफ आयरन कम्स फ्रॉम निकुंज या निकुजन, है ना, ऐसे याद कर लो। एलिमेंट कौन कौन से हो गए सर? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हो गए 3D के। इसको साइंस टीचर करके भी लोग याद करते हैं ऐसे कुछ, पर ठीक है, आपकी मर्जी भाई। 4D की बात करें, 4D का एलिमेंट कहां से शुरू होता है? इटरियम से। इटरियम बोले तो इसको याद कर सकते हो, यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े तो आग में कूदो। ठीक है, इसको कैसे याद किया फिर से लिख देता हूं यहां पे। यारी, जरा निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े तो आगे कूद जाना। अगर रुकना नहीं है, चलते जाना है ना, रुकना नहीं है, चलते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हाँ इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 5D पे। इसके बाद अगर हम 5D की बात करें तो 5D हमारा शुरू होता है किससे? लैंथनम से। तो याद रखना, लैंथनम इज अ 5D का एलिमेंट। वैसे यहां पे पीरियोडिक टेबल में लैंथनम को नीचे बना रखा है, बट लैंथनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लैंथनम का सही पोजीशन यहां पे है, एक्टिनियम का सही पोजीशन यहां पे है, ये याद रखिएगा। तो अगर हम 5D की बात करें तो लैंथनम से शुरू होता है। इसको मैंने याद रखा है कि एक ईरानी शेख का नाम, ईरानी शेख का नाम है ना। अरे तो थोड़ी बहुत तो हिंदी होगी ना यार, मतलब हिंदी ऐसा है ना कि बहुत यूज्ड लैंग्वेज है ऐसा। तो दिस इज ला हफ्तावुर रहमान। अब ये नाम है, देखो क्या, ला हफ्ता
उर रहमान, मतलब ये कोई ईरानी शेख का नाम है जिसके 10-12 तेल के कुएं हैं, है ना, जिसके 10-12 तेल के कुएं, बहुत पैसा है, हबीबी, है ना, हाँ ये हबीबी है भाई। तो दिस इज ला हफ्ता उर रहमान। ऑफ के जगह ऑस लिखेंगे हम, यहां पे क्या लिखेंगे, ऑफ के जगह ऑस लिखेंगे। ऑस ईरान परचेज गोल्ड एंड मरकरी, ठीक है। तो दिस इज ला हफ्ता उर रहमान, ऑफ के जगह ऑस ईरान, ईरान का शेख है भैया, तेल के कुएं काए हैं इसके पास, परचेस्ड खरीदा इसने क्या, गोल्ड एंड मरकरी, एंड मरकरी, ठीक है। हाँ चलिए कॉपी कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई होगी, वाह बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो पूरा इंग्लिश है ना यार, ला हफ्ता मतलब ये तो नाम है ला हफ्ता। वो ऐसे देखने में लग रहा है कि वो पैसे मांग रहे, क्या पैसा निकाल, अबे वो पैसा क्यों मांगेगा, उसके तेल के कुएं हैं भाई, उसके 6-7 तेल के कुएं हैं। अच्छा अबे तो ला को ऐसे लिख ले, ला हफ्ता, ले अब इंग्लिश हो गया, अरे भाई गजब यारी, जरा निभाना, लो इंग्लिश हो गया, है ना। अब ठीक है, हाँ ठीक है, बताइए। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। सर हमने 6D क्यों नहीं याद किया, 6D को याद करने का तरीका अपन पढ़ेंगे जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे होंगे आईयूपीएससी का, जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे होंगे आईयूपीएससी का। कॉपी कर लिया तो बताइए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। कॉपी कर लिया है तो बताइए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। हाँ सर इंग्लिश से लिखो, इंग्लिश से नहीं, इंग्लिश में लिखते हैं। हाँ ये कुछ लोग है ना, हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा जुम्बा जुम्बा कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है अब्बा डब्बा चब्बा ये क्या चल रहा है ठीक है। कुछ लोग कह रहे सर वर्टिकल भी याद कराओ, अरे कर लेंगे वर्टिकल याद, अभी लिख तो ले। मैंने क्या बोला, 2-3 दिन तक हम रोज इसको रोज रिवाइज करेंगे, 2 दिन तक हम रोज इसको रिवाइज करेंगे, तो आपको सब याद करा दूंगा मैं, इसकी मेरी गारंटी है। अभी पढ़ते हैं कुछ, है ना, बहुत हो गया निमोनिक निमोनिक बहुत खेल लिया आज के लिए, इतना निमोनिक काफी है, बाकी कल पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लिखिए, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज, कि पीरियड में क्या चीजें थी, कैसी कैसी खासियत थी, है ना। तो अब हम बात करेंगे पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो यहां पे लिखो पीरियड्स इन, एमपीटी लिख दूं क्या, एमपीटी का मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहां पे मैं 2-3 चीजें लिखूंगा, उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे पीरियड नंबर, फिर हम यहां पे लिखेंगे उस पीरियड नंबर के हिसाब से उसका नाम क्या पड़ा, उसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर हम बात करेंगे उसमें कौन कौन से सबशेल भरे जाते हैं, सबशेल फिल्ड, और अंत में हम बात करेंगे कि एलिमेंट स्टार्टिंग और एंडिंग के एलिमेंट, स्टार्टिंग और एंडिंग के एलिमेंट। अगर मैं बात करूं सबसे पहले पीरियड नंबर 1 की, तो पीरियड नंबर 1 को हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, पीरियड नंबर 1 को हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब बहुत छोटा पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ही कम है ना, वेरी शॉर्ट पीरियड। इसमें कितने एलिमेंट भरे जाते हैं सर, तो आप पाएंगे इसमें टोटल 2 एलिमेंट भरे जाते हैं। सबशेल कौन सा भरा जाता है सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 सबशेल भरा जाता है। एलिमेंट कौन होता है सर, हाइड्रोजन 1 से लेकर के हीलियम एटॉमिक नंबर 2 तक, ये 2 एलिमेंट भरे जाते हैं। स्टार्टिंग और एंड के एलिमेंट हम लिखेंगे, स्टार्टिंग और एंड के एलिमेंट हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम पीरियड नंबर 2 की बात करें, पीरियड नंबर 2 को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ जाता है, तो वेरी शॉर्ट ना बोल करके इसको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। इसमें टोटल कितने एलिमेंट आते हैं सर, इसमें टोटल 8 एलिमेंट आते हैं। इसमें कौन कौन सा सबशेल भरा जाता है, तो इसमें 2s भरा जाता है और 2p भरा जाता है। 2s और 2p में एलिमेंट शुरुआत जो पहला एलिमेंट होता है वो आपका लिथियम से होगा, मतलब हाइड्रोजन के नीचे हे के बाद ली आ गया, है ना, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर 3 से लेकर के, फिर हीलियम के बाद नीचे आता है आपका नियॉन एटॉमिक नंबर 10 तक।
क्लियर है? हाँ, एक बार चैट बंद कर देते हैं, आप भी नोट कर लीजिए इसको साथ में मेरे, चैट बंद कर देते हैं कि चैटिंग में भी थोड़ी देर टाइम नहीं देना, अपने को लिखना है। उसके बाद अगर हम बात करें पीरियड नंबर 3 की, पीरियड नंबर 3 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है सर? तो आप बोलोगे पीरियड नंबर 3 को भी हम शॉर्ट पीरियड ही कहते हैं, क्योंकि इसमें भी कितने एलिमेंट आएंगे? इसमें भी एलिमेंट आएंगे टोटल के टोटल 8 एलिमेंट इसमें आएंगे। 8 एलिमेंट कौन कौन से सब सेल में भरे जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 3s और 3p में 8 एलिमेंट भरे जाएंगे। शुरुआत इसकी कहां से होगी? शुरुआत इसकी होगी हेलिना, सोडियम से, है ना, एटॉमिक नंबर 11, और खत्म कहां पे होगा सर? आर्गन, एटॉमिक नंबर 18। इसके बाद अगर हम बात करें पीरियड नंबर 4 की, पीरियड नंबर 4 में, इसके बाद अगर हम बात करें पीरियड नंबर 4 की, पीरियड नंबर 4 में कॉपी करना इसको, तभी चैट बंद किया है ना, चैटिंग नहीं, कॉपी कर ले। हाँ, पता चला ऐसे मैसेज भेज भेज के परेशान है, अरे सर मैसेज वहां जा ही नहीं रहा है सर, ग्लिच आ गया, ग्लिच। अबे ग्लिच नहीं है, कॉपी कर ले इसको। तो पीरियड नंबर 4 को हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 18। अब 18 कैसे बनेंगे? देख, लॉजिकली सोच, अगर कभी भी 2 है तो कोई ना कोई एस सबसेल भर रहा होगा। 8 है तो इसका मतलब एक एस और एक पी भर रहा होगा। अगर 18 है तो एक एस, एक पी और एक डी भर रहा होगा। सर एस कौन सा भरेगा? 4s भरेगा सर। पी कौन सा भरेगा? या एस के बाद डी भरेगा सर, 3d। 3d के बाद कौन भरेगा? 4p। अरे हाँ ना, यस सर। यहां पे अगर हम बात करें तो ये शुरुआत होगा कहां से सर? पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 से लेकर के क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36 तक। इसके बाद चलते हैं हम पीरियड नंबर 5 पे। पीरियड नंबर 5 की अगर हम बात करें, इसको भी हम लॉन्ग पीरियड ही कहते हैं, क्योंकि इसमें भी 18 एलिमेंट ही भरे जाते हैं। कौन कौन सा सर? इसमें भरा जाता है 5s, 4d और फिर 5p। ये 3 सबशेल भरे जाते हैं। कहां से लेके कहां तक सर? तो यहां पे रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37 से शुरुआत होती है इसकी, और इसका अंत जो होता है वो जेनॉन एटॉमिक नंबर 54 पर जाके होता है। फिर अगर हम बात करें पीरियड नंबर 6 की, पीरियड नंबर 6 को हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग क्यों कहते हैं सर? वेरी लॉन्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अब और नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आने वाले इसमें कितने होते हैं सर? 32। 32 कैसे सर? 18 एलिमेंट तो वो जो दिखते हैं, और बाकी 14 एलिमेंट नीचे की तरफ जो देश निकाला जिनको हम दे देते हैं, दैट इज एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी आते हैं इसमें, है ना। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी आते हैं। तो टोटल इसमें क्या हो गया सर? 32 एलिमेंट हो गए। इसमें कौन कौन भरता है सर? तो इसमें आप बोलोगे 6s भरेगा। 6s के बाद इसमें क्या कहते हैं आपका 4f भरेगा, फिर 5d भरेगा, फिर 6p भर जाएगा। फिर अगर हम एलिमेंट की बात करें तो कहां से कहां तक? सीजियम एटॉमिक नंबर 55 से लेकर के इसमें आपका रेडॉन एटॉमिक नंबर 86 तक भरा जाता है। और अगर हम वही 7वें नंबर पे आखिरी पीरियड पे चले तो इसको भी हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। टोटल 32 एलिमेंट आएंगे। इसमें 7s भरा जाता है, इसमें 5f भरा जाता है, इसमें 60 भरा जाता है, इसमें 7p भरा जाता है। और यहां पे अगर हम बात करें तो आपके पास एलिमेंट आता है फ्रांसियम एटॉमिक नंबर 87 से लेकर के OG ऑर्गेनिसॉन एटॉमिक नंबर 118 तक। कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी कर लीजिए और बताइए कि क्या ये बात समझ में आई। ये सिर्फ बातें हैं, ये मतलब पीरियोडिक टेबल का हम एक स्टडी कर रहे हैं, पीरियड वाइज स्टडी कर रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज स्टडी कहते हैं इसको। बताइए, कॉपी कर लिया? चैट एक बार ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि चैट चल लिया है कि नहीं चल लिया है। यस सर, ठीक है, समझ गए। तो ध्यान क्या क्या रखना है सर कि क्या भरेगा। अगर मान ले 8 एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब एस और पी होगा। अगर 18 आ रहे हैं तो एस पी के साथ एक डी भी होगा, 10 एलिमेंट और बढ़ गए। सर अगर 32 है तो एस पी डी के साथ एफ भी होगा, एस पी डी के साथ एफ भी होगा सर। बहुत बढ़िया, कॉपी कर लिया? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, लिखिए ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या ग्रुप्स नहीं लिख के लिखिए ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स इन एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स की बात करेंगे। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया, एस पी डी एफ। सबसे पहले लिख लीजिए एस ब्लॉक, सबसे पहले लिख लीजिए एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। इसको हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं सर? तो इसके पीछे का रीजन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, है ना, आउटर मोस्ट एस सबशेल, आउटर मोस्ट
एस सबशेल, मतलब सबसे बाहर वाले एस सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एंटर कर रहा है तो हम उसको आखिरी वाले, हाँ अगर आखिरी वाले में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो उसको हम, अगर 30 आए तो 30 नहीं आएगा ना, किसी ग्रुप में 30 आ ही नहीं सकता। अरे अगर एक पीरियड अगर आप पूरा ले रहे हो ना, अगर आप एक पीरियड पूरा ले रहे हो तो उसमें 30 नहीं आएंगे सर, 30वां एलिमेंट हो सकता है। बट आपसे अगर मैं पूछे से एक एग्जांपल के लिए, मैंने बोला एक ट्रेन के अंदर स्लीपर क्लास में 72 सीट्स होती है। अब आप ऐसे बोलो कि सर सीट कितनी है, 72 है, ओके कोई बात नहीं। आपने बोला सर अगर 60 ही इंसान ने बुकिंग की तो हम सीट निकाल थोड़ी लेंगे उससे। एक बात बता, अगर तू एक ट्रेन की एक बॉगी में जा रहा है, उसमें 72 सीटें होती हैं, 60 इंसान ने बुकिंग कराई, तो क्या अपन उसमें से 12 सीट निकाल के ले जाएंगे कि अरे नहीं नहीं इसको रहने दो, सीट तो वहीं रहेगी ना, एलिमेंट तो वहीं रहेंगे। तू जितने एलिमेंट की बात करना चाहता उसकी कर ले भाई, वो तेरी मर्जी है, वो तेरी मर्जी है, ठीक है। बताओ 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 क्या बात समझ में आई, बोलो। ये 8 लग रहा है, अच्छा तो 8 को भैया एस बना लो 8 को एस बना लो यार, चलो ऐसे 8 को एस बना ले यार, ऐसे बना ले, स्मॉल एस होता है वैसे, ध्यान रखना। तो इसको हम एस, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल। अच्छा एस सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो याद रखना 2 ग्रुप्स बिलोंग टू एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, ग्रुप 1 या फिर 1A एंड ग्रुप 2 या जिसको हम 2A कहते हैं। ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। इनको हम क्या बोलते हैं सर, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्यों, ये नाम है, बेसिकली नाम क्यों पड़ा सर, सबसे पहला कि ये सभी के सभी मेटल है, ये सभी के सभी क्या होते हैं सर, मेटल, ये सभी के सभी मेटल है एंड फॉर्म्स वाटर सॉल्युबल बेसेस। क्या बनाते हैं सभी के सभी, वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल बेस होता है, इसी को हम अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें सर, ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं, तो अब सुनना ध्यान से, ग्रुप 2 को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों सर, क्योंकि ये सभी के सभी अल्कली नेचर के होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं। अल्कलाइन का मतलब अल्कली ही होता है, घबराना नहीं है इससे कि अरे ये क्यों, बट फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट पे, जिसको आप ये कहते हो अर्थ के ऊपर वाले सतह पे ये मिलते हैं, जिसको आप कहते हो अर्थ के ऊपर वाले सतह पे ये मिलते हैं, इस वजह से ऐसा। एक सवाल कर ले क्या, जाते जाते लगभग क्लास का टाइम हो रहा है, एक बेहतरीन सवाल कर ले क्या, बताओ, एक असर्शन स्टेटमेंट वाला सवाल कर ले, बोलो स्टेटमेंट वाला एक बढ़िया सवाल कर ले, बताइए सर अल्कली और अल्कलाइन अर्थ में क्या डिफरेंट होता है। अल्कली मेटल जो है वो अर्थ के क्रस्ट पे नहीं मिलता है ना, वो अर्थ के क्रस्ट पे मतलब ऊपर वाले सतह पे, मिट्टी वाली सतह पे नहीं मिलता, ये मिट्टी वाले सतह पे मिलते हैं। क्लियर है, बताइए बताइए बताइए, एक सवाल कर ले, बताइए, बोलो 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 बोलो। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगले पेज पे लिख दूंगा। एक सवाल करते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट 1, ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कली मेटल। स्टेटमेंट 2 है, ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। आपके पास ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है, यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट 1 की बात करेंगे, यहां पे स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे। पहला ऑप्शन है दोनों ट्रू, दूसरा ऑप्शन है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तीसरा ऑप्शन है पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, चौथा ऑप्शन है दोनों फॉल्स। बताइए कौन सा होगा सही ऑप्शन, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है बताइए। असर्शन रीजन नहीं, कौन सा सही ऑप्शन है ये बताना है। 1
2 3 4। चलिए पोल करा लेते हैं इसमें, पोल करा लेते हैं इसमें, बताइए। देखे पोल की ढोल कौन बजाता है? बहुत बढ़िया। देखे पोल की ढोल कौन बजाता है? पोल की ढोल ये तो नया टर्म निकाल गया यार। ए बी एक्स वाई जेड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग नो पोल लिख रहे हैं। अबे नो पोल आंसर कैसे होगा? बट जब तक तुम लोग आंसर कर रहे हो तब तक कुछ बातें और लिख देता हूं। देखो, अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ग्रुप 1 के अगर हम बात करें तो जनरल ईसी, जनरल ईसी का मतलब है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर? तो आप बोलेंगे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस, उसके बाद NS1। अगर यही हम बात करें ग्रुप 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसका भी यही होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस NS2। मतलब इसमें NS सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, इसमें NS सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। आंसर कर लिया आप लोगों ने? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा सर? पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देखें 9% लोगों ने इसको सही आंसर किया। क्यों? अब मैं बता देता हूं, डरने की बात नहीं है, घबराना नहीं है। आप बोलोगे सर इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैंने बताया ही नहीं। अब सुनो ध्यान से, अब तुमने गलती कर ली, अब तुम्हारा ध्यान इस पे होना चाहिए कि याद रखना आपकी एनसीईआरटी एस ब्लॉक के अंदर, एनसीईआरटी इन एस ब्लॉक एलिमेंट, इन एस ब्लॉक कहती है कि बेरिलियम इज नॉट एन अल्कलाइन, इज नॉट एन अल्कलाइन, एईएम लिख दो, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल का शॉर्ट फॉर्म एईएम यूज करूंगा, अल्कली मेटल का शॉर्ट फॉर्म एएम यूज करूंगा। तो याद रखिएगा आपकी एनसीईआरटी ये बात कहती है, सर मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि बेरिलियम इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके पीछे रीजन क्या है? मैं रीजन भी बता देता हूं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है कि सर जो बेरिलियम है ना, हमारा जो हमारा बेरिलियम है ना, वो जो हमारा बेरिलियम है ना, वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बेरिलियम का नेचर कैसा होता है सर? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है ये एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी। अब कोई चीज अगर एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर रहा है, कोई भी चीज अगर एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर रहा है, तो मैं कैसे कह दूं कि ये अल्कलाइन नेचर का है? तो अल्कलाइन शब्द हम यूज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अल्कलाइन शब्द हम यूज नहीं कर सकते हैं सभी ग्रुप 2 एलिमेंट के लिए। तो अगर ये ग्रुप 2 एलिमेंट है, जैसे ग्रुप 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। तो इसमें एक्चुअली में ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। और ये पूरा को अगर आपको बोलना है तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 2 पूरा है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये बाकी के एलिमेंट है। ये सवाल अभी तक आया तो नहीं है बट कभी भी आ सकता है। अभी तक आया तो नहीं है बट कभी भी आ सकता है। तो यहां पे आपके साथ क्या हो गया सर? लिख लो हैशटैग धोमका। धोमका मतलब एक्सेप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अब समय हो गया है आपके, हमारे, हम सबके प्यारे राज दुलारे पपलू भैया का। तो पपलू भैया को मेरे और सभी यकीनियन की तरफ से ढेर सारा नमस्कार। स्टार्ट करते हैं। पपलू भैया सबको बताना पड़ता है ना यार, कि हिसाब किताब देना पड़ता है कि क्या क्या पढ़े आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया? सबसे पहले मेंडलीव अंकल की बात की। तो मतलब मेन बात यह है कि बोरिंग पार्ट खत्म हो गया। मेंडलीव अंकल की पूरी कहानी पढ़ ली हमने। मेंडलीव अंकल में मैंने आपको होमवर्क दिया है, याद रखना। मैंने आपको होमवर्क क्या दिया है सर? आपको पता करके आना है एनामोलस पेयर, एक और 3 मैंने बता दिया, एक और पता करके आना है। मेंडलीव अंकल के मेरिट पढ़े, डेमेरिट पढ़े। मेंडलीव अंकल के बाद फिर हमने दूसरे पॉइंट पे मोजले अंकल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। क्या पढ़ा सर? मोजलेज अंकल का एक्सपेरिमेंट। मोजले अंकल के एक्सपेरिमेंट में हमने एक फॉर्मूला देखा कि रूट अंडर फ्रीक्वेंसी जो है ये किसके बराबर होती है? छोटा a इंटू जेड माइनस बी के बराबर होती है। फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना कि रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। और हमें पता चला कि जेड एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मोर
फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये है। मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होने के बाद फिर तीसरे नंबर पे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा, एमपीटी पढ़ा। एमपीटी के फीचर्स हमने देखे कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एलिमेंट के निमोनिक्स हमने देखे और हमने पीरियड वाली स्टडी कंप्लीट कर ली है। ग्रुप वाली स्टडी अगली क्लास में करेंगे, तो अगली क्लास में ग्रुप वाली स्टडी और बाकी चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। अगली क्लास में मैं आपको अभी बता देता हूं हम ग्रुप आइडेंटिफाई करना कैसे, एटॉमिक नंबर से ग्रुप निकालेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप निकालेंगे, इन सब बातों को करेंगे। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, इन सब बातों को करेंगे। सो दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेस क्लास। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेस क्लास। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कुछ होमवर्क मैं दे दूंगा, अपडेट कर दूंगा होमवर्क मॉड्यूल से, और डीपीपी 1 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें। और मैं फिर वही बोलूंगा, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रोज के नोट्स रोज लिखने हैं, पीरियोडिक टेबल 2 बार बनाना है रफ नोटबुक में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें।